हेलो एवरीवन। सो अभी हम 2 मिनट और वेट करेंगे बाकी लोगों के ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट हो। हेलो एवरीवन। सो सिर्फ 2 मिनट का वेट करेंगे बाकी लोग जिसको ज्वाइन करना है उसके लिए, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बता दूं, हम 1 मिनट के बाद स्टार्ट करने वाले हैं इसको, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा समय मिल जाए ज्वाइन करने के लिए। शुरू करते हैं, बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार, और आज आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा। तो दोस्तों, पेरेंट्स और बच्चों के मन में काफी सारे सवाल होते हैं कि उनके बच्चों की शिक्षा किस तरह से की जाए, या जो भी वो चीज कर रहे हैं उसको सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या बच्चे को ट्यूशन कराना चाहिए? ट्यूशन के अलावा बच्चों को एक मेंटली प्रेशर होता है कि तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। फिर इसके अलावा काफी पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करने के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करे या ना करे, कितने घंटे पढ़ना चाहिए बच्चों को। तो बहुत सारे सवाल बहुत सारे माता पिता और बच्चों के मन में होंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, पहले हम उनको जवाब देंगे, और जितने क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे हम सबका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप फेसबुक में कमेंट सेक्शन के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का भी जवाब देंगे। और इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं शिक्षा के क्षेत्र के दो बहुत ही अनुभवी अध्यापक हमारे पास, सो मिस्टर ओपी सिंह एंड मिस्टर हेमंत शेखावत सर। सो सबसे पहले तो सर, शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस भी है। अगर मैं ओपी सर की बात करूं तो ओपी सर का पिछले 18 सालों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रहा है। उन्होंने विभिन्न कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाया है, अलग अलग जगह पे पढ़ाया है, और अभी वो केवी स्कूल दिल्ली में पोस्टेड है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी सरकार ने अभी लॉन्च की थी रिसेंटली, उसका जो ट्रायल चल रहा है वो इनके स्कूल में चला है, तो इन्होंने इसको बहुत ही नजदीक से इस चीज को देखा है। तो इनका इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है, और आज वो उस एजुकेशन पॉलिसी का अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। दूसरा हमारे साथ हेमंत शेखावत सर है, जिनका भी शिक्षा के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है। उन्होंने अपने शिक्षा काल में काफी सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया है, विभिन्न तरह की परिस्थितियों को देखा है, और एक एवरेज स्टूडेंट से भी मैक्सिमम आउटपुट लाने की उनके अंदर क्षमता है। मैं उनके काबिलियत की अगर बात करें तो प्रतिभा के अंदर कोई कमी नहीं है, और स्टूडेंट्स को पढ़ाने के अलावा उनको गाइड करने में भी उनका खास योगदान रहा है। तो मैं आप दोनों का आज स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारा साथ दिया। अभी मैं ओपी सर से निवेदन करूंगा कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। थैंक यू प्रदीप। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। जैसा अभी
प्रदीप ने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो क्योंकि आज शिक्षक दिवस है तो सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और एक शिक्षक होने के नाते आज ये दिन और भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम आज इस विषय पर बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। और मैं प्रदीप का धन्यवाद करूंगा कि उसने ये आज इस मौके पर एक ये अच्छा सुंदर टॉक अरेंज किया ताकि आपको हमको एक साथ मिलकर बात करने का मौका मिला। जैसा इन्होंने बताया एजुकेशन पॉलिसी, देखिए एजुकेशन तो हमेशा मनुष्य के विकास के लिए सबसे अहम पहलू है, ये हम सब जानते हैं। और पढ़ाई, एजुकेशन हमारा किसी भी कंट्री हो, कोई सिविलाइजेशन हो, उसके उत्थान के लिए एजुकेशन ही एक टूल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी की अगर अगर हम बात करें तो आप देखिए, ज्यादा पीछे ना जाकर हम ये सोचे कि पहले अंग्रेजों ने एक हमारी जो पॉलिसी एजुकेशन का सिस्टम था उसको बदल के उन्होंने अपना लगाया। उसके बाद हम आजाद हुए और समय समय पर हमारे पास अलग अलग पॉलिसी आई एजुकेशन की। कुछ साल पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस समय एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उसके बाद सीसीई का एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यू इवेल्युएशन का एक प्रोसेस चला था। आज अब वो समय है, देखिए अब अलग अलग तरह से अलग अलग पहलू हैं। किसी समय में चीजों को याद कर लेना, किसी मंत्र को या किसी चीजों को याद कर लेना भी अपने आप में एक इंटेलिजेंस था, विद्वान उसको समझा जाता था। लेकिन समय के साथ आज एक कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है किसी की भी इंटेलिजेंस को मेजर करने का। आज परिस्थितियां बदल गई, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज हमको अपने सिस्टम में टाइम टू टाइम बदलते उसको रहना पड़ेगा। आज की अगर हम बात करें तो आज एक स्टूडेंट के लिए तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक वो एक रेस्पॉन्सिबल बने सिटीजन, वो एक खुश इंसान बने, हैप्पी सिटीजन बने, हैप्पी लाइफ वो गुजार पाए, और एक सक्सेसफुल उसका जीवन। यानी इसको हम आरएचएस के टाइप में कह सकते हैं, मीन्स यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल, हैप्पी एंड सक्सेसफुल। ये सब चीजें आज आज की हमारी एजुकेशन का एक मोटिव होना चाहिए। आप बहुत सक्सेसफुल है लेकिन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रेस्पॉन्सिबल भी है, सक्सेसफुल भी है, लेकिन खुश नहीं है, स्ट्रेस है, परेशान है, बीमार। मतलब आज देखते ही हैं बच्चे स्ट्रेस के कारण क्या क्या कर लेते हैं। तो आज ये चीजें हमारे सामने हैं, इनको हमें फोकस करना है। नई एजुकेशन पॉलिसी आज इस बात पे फोकस करती है कि हमारा जो मेन फोकस है वो मार्क्स पे नहीं, स्किल डेवलपमेंट पे होना चाहिए। आज नई एजुकेशन पॉलिसी का जो बेसिक एम है मैं आपको बताऊं, वो फर्स्ट से लेके और 12th तक के बच्चों में अल्टीमेटली एक इस तरह का टेम्परामेंट डेवलप करना है कि बच्चा आपका इस तरह से हो कि वो उसका सोच क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग का हो। मैं शायद लेफ्ट हो गया था। कैन यू हियर मी नाउ अगेन? हाँ सर, हम आपको सुन सकते हैं अभी। हाँ हाँ, यस यस। सो मेरा कहने का मतलब था कि नई एजुकेशन पॉलिसी आपको मार्क्स के पीछे भागने के लिए नहीं बनी है, ये आपके क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग को ही कहीं ना कहीं डेवलप करने के लिए बनी है। देखिए आज हमारा जो देश है उसमें अगर हम ये देखें मोटे तौर पे, मैं आपको बता दूं कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इस बात पे फोकस करती है कि हम रिसर्च की तरफ आगे बढ़े, हमारे बच्चे इनोवेट करें नई नई चीजों को, नौकरियों के पीछे ना भागे कि मात्र पढ़ने का एम हमारा यही हो कि बहुत सारे नंबर ले आए और उसके बाद एक नौकरी लेके अपना जो भी थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी था उसको भी खत्म कर लें। ऐसा सोच ना हो के आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए
अब देखिए क्रिएटिविटी एकदम से तो डेवलप नहीं हो जाएगी कि हमने कह दिया कि क्रिएटिव सोचो और आपने सोचना शुरू कर दिया, ऐसे मैजिक स्टिक नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें आपको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा और एजुकेशन पॉलिसी उसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, जल्दी ही ये इम्प्लीमेंट होगी। देखिए हर चीज आप फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन चीजें, हर चीज आप विदेश से ही खरीदते रहेंगे तो हमारा देश कब डेवलप कर पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही हमें हमारे बच्चे नए तरीके से इनोवेट कर सकें। अब मैं थोड़ा प्रदीप जी इसके बीच में बता दूं कि ये इनोवेशन का गवर्नमेंट एक बड़े लार्ज स्केल पर टीचर्स को ट्रेंड कर रही है और स्कूलों में एजुकेशन इनोवेशन काउंसिल्स बनाए जाएंगे जिसके अंदर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स को जो है प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कहीं ना कहीं। और उसके तहत जो गवर्नमेंट है वो अभी इसके लिए बड़े लार्ज स्केल पे टीचर्स ट्रेनिंग चलाई हुई है ताकि आप जो है इस तरह का प्लेटफॉर्म बच्चों को दे पाए। कहीं ना कहीं जो ब्लेम है आज के टाइम में वो सारा हम बच्चों पे भी नहीं डाल सकते कि आप इनोवेटिव हो जाइए। देखिए इनोवेशन करने के लिए कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको हमें बदलना पड़ेगा, हमें सोचने का जो ढंग है बच्चे का वो बदलना पड़ेगा और उसके लिए स्कूल से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती जहां पर हम इस चीज को बदल सकते हैं। तो इनोवेशन के लिए जैसे थोड़ा सा अगर मैं बताऊं इनोवेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह से, तो ज्यादा नहीं, आपको एक दिन में कोई बहुत बड़ा इनोवेशन की जरूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि इनोवेशन का मतलब है कि कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर, चाहे वो घर है, चाहे आपका मोहल्ला है, चाहे आपका स्कूल है, कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो उस प्रॉब्लम के बारे में आप सोचिए और ये बताइए सोच के कि इसका किस तरह से एक बेहतर सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। यही इनोवेशन है। और देखिए हमें बताया भी गया था उसमें काफी एग्जांपल्स थे, उन बच्चों के नाम नहीं है। ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पीएचडी करने के बाद इनोवेशन कर पाएंगे। फिफ्थ क्लास, फोर्थ क्लास के बच्चों ने भी ऐसे इनोवेटिव आइडियाज और ऐसे इनोवेशन बताए हैं जिनसे जो है एक बहुत अच्छे स्तर पर चीजें जो है आइडियाज क्रिएट हुए। तो आप ये सब कर सकते हैं। कोई पूछे सर मैं कैसे इनोवेशन करूं, क्या करूं? कुछ नहीं करना। आप देखिए आपके पास मान लीजिए एक बोतल है, ठीक है, और उस बोतल को आप पकड़ते हैं और वो गिर जाता है। तो आप गिर गया, आपने उठा के चल दिए। कहने का मतलब है कि आप ये सोचिए कि इसमें ऐसा क्या डिजाइन में इसके चेंज किया जा सकता है कि ये जो है ना गिरे। तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर जैसे फिंगर्स का एक टाइप का उसमें बना सकते हैं ताकि वो आप उसको पकड़े तो एक ग्रिप बन जाएगा, तो आपका वो बोतल नहीं गिरेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि आपने एक नया आइडिया, कहीं ना कहीं एक बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन आप इसी इसी तरह से सोचते सोचते जो है एक नए तरह से आपकी सोच डेवलप होगी और आप नए तरीके से सोच पाएंगे। तो एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि आपको इनोवेशन टाइप करने के लिए क्या है कि आपको एक अपना जो थॉट प्रोसेस है, जितने भी बच्चे साइंस के हैं या जो भी मुझे सुन रहे हैं, थोड़ा सा मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप अपने थिंकिंग प्रोसेस, यानी सबसे पहले तो अपने थॉट प्रोसेस को देखिए कि आप दिन भर में क्या करते हैं। देखिए आज ये जो विषय है कि जो भी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए हम हर ह्यूमन बीइंग की एक चीज है कि वो सोचता कुछ है, फील कुछ करता है, वो कहता कुछ है और करता कुछ है। अब ये आप समझ लीजिए कि ये हमारा सबका थॉट प्रोसेस है। हम ग्रुप में कुछ और बात करते हैं, आपके टीचर ने बोला समझ में आ गया, तो एक ग्रुप साइकोलॉजी होती है कि अगर हमको नहीं भी आया तो भी हम उन सब की भीड़ के साथ कहते हैं हाँ सर समझ में आया। और यही एक समस्या है जहां पर हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं स्टूडेंट के तौर पे। तो इसलिए मैं जो बोला कि हम थिंक, फील, से एंड डू, ये अलग अलग चीजें हैं कि हम सोचते कुछ हैं, फील कुछ करते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इस चीज को कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट। हमारी बहुत सारी समस्याएं इस तौर पे खत्म हो सकती हैं अगर हम जो फील कर रहे हैं
हम जो सोच रहे हैं और जो कह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक जगह उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बना पाए, तो कहीं ना कहीं आप और हम अपनी प्रॉब्लम्स का एक बहुत बेहतर सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपके साथ जो है टीचर है, हेमंत सर हैं, बहुत लंबा अनुभव है, आपकी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं पढ़ाई से संबंधित, तो उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, टीचर्स भी जिम्मेदार है, स्कूल भी जिम्मेदार है। एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा, फिर हम आगे के चीज में प्रोसीड करेंगे। एनईपी का जो बेसिक एम जो मैंने बताया, जो क्रक्स मैं आपको एनईपी का बता रहा हूं कि इसके अंदर जो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो है स्किल बेस्ड एजुकेशन और इनोवेटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, रिसर्च को बढ़ावा देना इंडिया में, ताकि बच्चे सिर्फ एजुकेशन नौकरी के लिए ना करें, उनका एम सिर्फ नौकरी पाना ना हो, हमारा एजुकेशन ऐसा हो कि हम एक रिसर्च के टाइप में आगे बढ़े और हमारा देश भी आगे डेवलप करें। अब एक और मैं छोटा सा, जैसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे कि क्या करें हम, कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, किन किन चीजों में हमको समस्याएं आ रही हैं। देखिए, आपका जो जो भी आज आप हैं वो आप चार चीजों से बने हैं। जैसे आपके सामने कोई एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद उस इंसिडेंट से आपके मन में एक इमोशन क्रिएट होता है, और फिर उस इमोशन से आपका एक बिलीफ सिस्टम बनता है, और बिलीफ के बाद आपका एक बिहेवियर क्रिएट हो जाता है। सबसे पहले कोई भी इंसिडेंट हुआ, फिर आपका एक इमोशन उसके प्रति बनता है, फिर आपका एक बिलीफ बनेगा, और फिर आपका एक बिहेवियर वहां से क्रिएट हो जाता है। अब आप आज देखिए कि आज हमारे सामने एज ए टीचर बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट की, कि किसी तरह से कोई बच्चा किसी तरह से क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा जो है ऐसा है कि वो बहुत मोबाइल चलाता है, एक मोबाइल की एक प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल कि वो बहुत मोबाइल चलाता है। अब आप ये देखिए कि जब आप मोबाइल चलाते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि हम जो है ना, हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारी नेचर ऐसी है कि जो स्टूपिड थिंग्स होती है ना, हम उनको बहुत जल्दी रिवार्ड करने लगते हैं। उनकी जो रिवार्डिंग कैपेसिटी है ना स्टूपिड थिंग्स के लिए हमारी ज्यादा है, कि वो बहुत उठपटांग कोई काम कर रहा होगा ना, उसमें हमको ज्यादा मजा आता है। तो आपने मोबाइल चलाया, उसमें 98% स्टूपिडिटी आपके सामने आती है, वहां से आपका एक फन का इमोशन, मजे का इमोशन क्रिएट हो जाता है, और वहां से आपको लगता है कि यहाँ एंजॉयमेंट है, यहाँ से आपको एक बिलीफ बन जाता है, और उसके बाद वो फोन आपके बिहेवियर में आता है, फिर आप छोड़ते नहीं है उसको। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में आप स्टूडेंट्स को और हम टीचर्स को आपके इमोशंस का ध्यान रखना है। एक टीचर पढ़ाने आया और बच्चे बोलते अरे आ गया यार, ये तो पीरियड ऐसा आ गया, उस इसका मतलब वहां इमोशन आपका क्या है, बोरिंग इमोशन आ गया आपके ध्यान, और उसके बाद सिंपली आप उस क्लास को अवॉइड करना शुरू कर। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा बिहेवियर अगर हमको ठीक करना है, तो आप बच्चे जो बड़े हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने आप को एनालाइज करिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए। वहां से आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये लोग आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, बाकी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं। आपके साथ प्रदीप और हेमंत सर भी हैं, तो मैं नाउ ओवर टू प्रदीप आगे के लिए, तो बढ़े प्रदीप। थैंक यू सर। आपने बहुत ही अच्छे तरह से एजुकेशन पॉलिसी को समझाया। मैं इसमें एक एग्जांपल और ऐड करना चाहूंगा। अभी मेरे 9th क्लास के एक बच्चे के साथ बात हुई, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। तो सिंपल सा जवाब है कि जो दो लाइन आपस में कहीं ना मिले वो पैरेलल लाइंस होती है। और स्टूडेंट से पूछा तो उसने इसका ये जवाब दे दिया। फिर मैंने इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से घुमा के पूछा कि आपके तेरे आमने सामने जो दीवार है, क्या ये पैरेलल लाइन से पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है? तो वो स्टूडेंट उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। उसको ये पता है कि पैरेलल लाइंस जो है आपस में इंटरेक्ट नहीं करती है, लेकिन वो उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा सामने देखकर।
तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो इस तरह की जो भी समस्याएं हैं या इनोवेशन जो जहाँ पे जरूरत है, इन समस्याओं को दूर करने में भी कहीं ना कहीं हमारी मदद करेगी। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, हम एक एक करके पूछते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी कवर करेंगे। हमारे पास पहले से कुछ क्वेश्चंस आए हुए, हमने पहले क्वेश्चंस मांगे थे, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में जिनके भी क्वेश्चंस आए हम उनका भी जवाब देंगे एक एक करके। तो सर पहला क्वेश्चन मैं हेमंत सेहगल सर को डायरेक्ट करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन आया है कि एक पेरेंट्स की तरफ से पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन मेरे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होगा, 11th और 12th के अंदर उसको क्या चूज करना चाहिए। उसका आंसर ये था कि दोस्त मेरा साइंस ले रहा है तो मेरा बेटा मुझे कह रहा है कि मैं भी साइंस ले लूं, क्या वो एक बेहतर विकल्प है उसके लिए, या उसको अपनी प्रतिभा को देखते हुए किस तरह का ऑप्शन चूज करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी ऑप्शन को चूज करने से पहले। सर आप म्यूट हो। हेमंत सर आप अपने आप अनम्यूट करोगे? प्रदीप, बहुत जेन्युइन, ओके, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन एक पेरेंट्स का नहीं है, ये क्वेश्चन 95% पेरेंट्स का है। पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए स्ट्रीम का सिलेक्शन, उसका बच्चा क्या सब्जेक्ट पढ़ेगा, इस चीज को लेकर हमेशा दुविधा में रहते हैं। और उस चीज का जब उनको सॉल्यूशन का समय आता है तो वो इस दुविधा से निकलने के लिए जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा बात करनी चाहिए उससे सबसे कम बात करते हैं, और वो व्यक्ति है वो बच्चा। आप अपने चारों तरफ सराउंडिंग में देखिए, यहाँ मान लीजिए कोई पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, जब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आती है और डिसीजन पेरेंट्स को लेना होता है तो पेरेंट्स सबसे कम बच्चे से बात करते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरत है कि पेरेंट्स बच्चे को समझे, बच्चे की रुचि को समझे, बच्चे का इंटरेस्ट को समझे। दूसरा बात क्या आता है कि कहाँ बात करते हैं पेरेंट्स। मान लीजिए मैं ही एक पेरेंट्स हूं XYZ और मुझे अपने बच्चे का 12th के बाद एडमिशन कराना है, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी किसी भी व्यक्ति से जाकर पूछूंगा कि भाई मुझे बच्चे का एडमिशन कराना है, कहाँ कराओगे। तो मैं हर व्यक्ति के लिए क्या होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे नजर आते हैं कि जिनसे उसे उम्मीद होता है कि उसे बेहतर सलाह मिलेगी, और वो व्यक्ति उसे पलक झपकते ही जवाब दे देता है कि आप ऐसा करो। मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि 9th क्लास में एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, पेरेंट्स के मन में आई कि मैं इसको कोचिंग कराता हूं, राइट, कि मेरा बच्चा जो है वो कोचिंग करेगा और बहुत जल्दी इसका सिलेक्शन हो जाएगा। पेरेंट्स ने अपने किसी टीचर दोस्त से सजेशन पूछा, भाई मैं क्या करूं, इस बच्चे का कहाँ कोचिंग कराऊं। पेरेंट्स ने कहा कि भाई इसको कोटा के फला कोचिंग सेंटर में भेज दो आप, राइट। और पेरेंट्स ने उस व्यक्ति की बात मान के और उसको उस कोचिंग सेंटर में भेज दिया। अब सबसे पहली बात तो जिस व्यक्ति से सलाह ली गई थी उस व्यक्ति को उस कोचिंग सेंटर के बारे में ना के बराबर नॉलेज थी, और अगर नॉलेज थी भी 19-20 तो वो कहीं से सुनी सुनाई बातों के ऊपर आधारित थी। इसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी चीज की गहराई में जाने बच्चा कौन से बैच में पढ़ेगा, बच्चा उस लेवल की स्पीड को मेंटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बच्चा उस एनवायरनमेंट में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, इन सब चीजों को जाने बगैर पेरेंट्स ने उस बच्चे को कोटा भेज दिया। और परिणाम प्रदीप क्या आया कि वो बच्चा 12th क्लास में फेल हो गया। कोचिंग का तो छोड़िए, वो बच्चा फेल हो गया। बच्चा जब दोबारा आया तो मेरी मुलाकात हुई इस बच्चे से, उस बच्चे ने कहा सर मेरा 9th में इंटरेस्ट नहीं था। तो आप मान के चलिए कि 5 साल 4 साल के दौरान उस बच्चे ने बहुत बार तो पेरेंट्स को बताया तो होगा कि मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन पेरेंट्स ने हर बार उस बच्चे की बात को रिजेक्ट किया, उसको कंसीडर नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। मैं सबको एक तो सलाह देता हूं कि सबसे पहले आप बच्चे का इंटरेस्ट जानिए। इसमें टिपिकल प्रॉब्लम यह है कि इंटरेस्ट बदलता रहता है बच्चे का। बच्चे के 3 लगातार टेस्ट में मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर आने का मतलब बच्चा ये मान लेता है कि तू मैथमेटिक्स में अच्छा हो गया है, और 4 लगातार सब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए उसका साइंस में कम नंबर आने का मतलब है कि बच्चे ये मान लेते हैं कि मेरा साइंस अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। बच्चे इस तरीके से अपनी रुचि डिसाइड करते हैं। होना क्या चाहिए कि क्योंकि ये कैरियर का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। जिस रास्ते पर एक बार बच्चा चल पड़ता है ना उसी पर उसको जाना होता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 11th में साइंस ले लिया, अब उसको लाइफ टाइम साइंस के ऊपर ही जाना है, राइट। तो होना क्या चाहिए कि एक बार टीचर टाइम निकालकर
पेरेंट्स टाइम निकालकर उस बच्चे के टीचर से मिले। जिन टीचर्स ने उस बच्चे के साथ 1 साल 2 साल बिताया है उन टीचर से मिले, स्पेशली उस टीचर से जरूर मिले जिस सब्जेक्ट के अंदर वो पेरेंट्स उस बच्चे को ले जाना चाह रहा है, राइट। सबसे ज्यादा रिव्यू उस बच्चे के बारे में वही टीचर देगा जिसके साथ उस बच्चे ने 1 साल 2 साल बिताया है, राइट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सभी पेरेंट्स के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस तरह से इतनी जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए किसी भी चीज का। आप जब भी किसी अपने बच्चे के लिए कैरियर का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो कि सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या हो, तो उसके लिए आप ये काम जरूर करिए, उसके टीचर से मिलिए। टीचर से मिलने के बाद आप बेहतर निर्णय ले पाओगे, ये बहुत जरूरी है। ओवर टू प्रदीप। थैंक यू सर। सर मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ और सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि अपने बच्चे के आगे स्ट्रीम चूज से रिलेटेड जो भी डिसीजन करना हो उससे पहले एक बार बच्चे से जरूर पूछिए। अगर हो सकता है आप टीचर से ना मिल पाए तब भी एक बार बच्चे से जरूर पूछिए उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या करना चाहता है। सर अगला क्वेश्चन है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों इसका जवाब देने की कोशिश करें, मैं भी अपने व्यू रखूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल पूछा है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और जो सबसे कॉमन मिथ निकल के आया वो ये है कि हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा सीखेगा। पेरेंट्स ये बिलीव करते हैं कि अगर हम पेरेंट्स को ये कहें कि हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम ज्यादा सीखेंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना घंटे पढ़ना एक विद्यार्थी के लिए सही रहता है? हाँ, बहुत बेहतर प्रश्न है और पेरेंट्स भी बहुत दबाव बनाते हैं प्रदीप इस चीज का। बच्चा खेलने जाता है, फिर बच्चे को बोला जाता है कि तू पढ़ पढ़ पढ़, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है। मेरा निजी तौर पे मानना है कि पढ़ाई को आप घंटों में बांट ही नहीं सकते। पढ़ाई एक बहुत अलग तरह का विषय है, जितना भी पढ़ो उतना मन करके पढ़ो। 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, राइट। ये मैटर नहीं रखता, ये बहुत बाद का मैटर है। पहली चीज है कि आपका पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। अगर ये भाव आपके अंदर नहीं आ रहे हैं तो चाहे आप 10 घंटे पढ़ लीजिए, चाहे 5 घंटे पढ़ लीजिए, उसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा। आप कॉपियां भर दोगे, आप दिखाने के लिए बहुत सारा काम कर लोगे, लेकिन उसका आउटपुट, या आप उस चीज को 4 दिन याद भी रख लोगे, मान लीजिए आपने क्रैमिंग भी कर लिया या समझ भी लिया था थोड़ा बहुत, लेकिन उसका आउटपुट कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप भी घर के अंदर ये वातावरण करिए, और अध्यापकों की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के अंदर इस तरह की भावना पैदा करें कि वो जितनी देर भी पढ़ें उतना मन करके पढ़ें। पहले किसी भी सब्जेक्ट को मिनिमम टाइम से शुरू करें। मान लीजिए मैं किसी भी दिन अपना टाइम टेबल बना रहा हूं एक स्टूडेंट के तौर पे, तो मुझे पहले दिन ही 1.5 घंटे का किसी सब्जेक्ट को टाइम टेबल बनाने का जरूरत नहीं है। पहले मुझे 30 मिनट का टाइम टेबल उस सब्जेक्ट का बना लेना चाहिए। हर सब्जेक्ट को जब मैं 30 मिनट देने लग जाऊंगा और जब मुझे उस 30 मिनट में मजा आने लग जाएगा तो मैं उसको फिर 40 मिनट कर लूंगा, फिर उसको 50 मिनट भी कर लूंगा। क्योंकि एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना ज्यादा हम किसी भी सब्जेक्ट से गो थ्रू होंगे उतना ही ज्यादा उस सब्जेक्ट में फिनिशिंग आएगा। मान के चलिए क्लास में एक टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया और उस टॉपिक के अंदर उसने 6 चीजें डिस्कस की। अब बच्चे ने वो 6 चीजें 30 मिनट में बिल्कुल क्लियर कर ली, लेकिन बेटा वो सब्जेक्ट जो है वो 30 मिनट में खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। उस सब्जेक्ट से बाहर जब निकलोगे तो बहुत बड़ी दुनिया बची हुई है उस सब्जेक्ट की। तो जब आपका इंटरेस्ट बन जाए तब आप उससे बाहर निकलिए, लेकिन जितना भी पढ़ो मन करके पढ़ो। ओपी सर। जी सर, बिल्कुल जो अभी सर ने बताया, एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि ये तो सच है, ये सभी जानते हैं और हम इस विषय पर बार बार बात करते हैं कि इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। किसी भी काम को, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, कोई भी काम हो, अगर आपका जो है ना अपनी हेल्थ को ठीक रखने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें भी खराब हो जाएंगे। किसी भी तरह की चीज जो आप कर रहे हैं लाइफ में उसका एक इंटरेस्ट है। अब बात यही आके रुकती है कि बच्चा भी हमसे ये पूछ सकता है कि सर इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे इंटरेस्ट हो ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं। अब देखिए, पढ़ाई जो है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो उसमें कहीं ब्रेक नहीं है। ये कंटिन्यूटी से चला आ रहा है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट से लेके आज तक आप कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस में हैं और आप लर्निंग के प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग चल रहा है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर एक कहा जाता है कि जैसे मैंने पढ़ा था ये हमें कहीं कि एक स्टूडेंट जो है वो अपनी एज से एक माइनस, यानी अगर आप 16 इयर्स के हैं तो आप 1 कम कर लीजिए, 15 मिनट्स जो है आप कंटिन्यू कंसंट्रेट कर सकते हैं, मतलब बिना डेविएट हुए, ये मैक्सिमम टाइम है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, आप पूरे 40 मिनट एक क्लास में बैठे हैं और आप सुने जा रहे हैं, टीचर पढ़ाए जा रहा है, और आप मतलब अगर उसको, अगर वो चीज आपके अंदर इनपुट हो रहा है ना, तब तो अपने आप आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इनपुट लेना बंद ही कर दिया तो फिर अपने आप ही आउटपुट जीरो हो जाएगा आपका। और ये चीज कहीं ना कहीं टीचर को, स्कूल को, बच्चे का तो ठीक है कि बच्चे को तो हम बिठा के और बताए जा रहे हैं, लेकिन एज ए टीचर भी हमें कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखना है ये कि भाई हम जो इनपुट दे रहे हैं कहीं ना कहीं उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं, और अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एक टीचर होने के नाते हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि हम कहीं ना कहीं बच्चे को जाने जरूर। देखिए एनईपी में भी ये बात बार बार लिखी गई है, इस टीचर का जो रोल डिफाइन किया गया उसमें ये है कि आपको पूरा, टीचर को एक बच्चे का पूरा पोर्टफोलियो पता होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसका पूरा, एक होता है देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, एक होता है डे इन माई लाइफ। डे इन माई लाइफ का मतलब होता है कि आप अपने पूरे दिन में, और ये एक टीचर को भी कहीं ना कभी ऑब्जर्व करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, कि पूरे दिन में आपका बच्चा क्या क्या करता है, घर स्कूल से उठने से और रात को सोने तक। और एक बच्चे को भी अपने आप को देखना चाहिए कि वो दिन में उठता है, कितने देर क्या क्या करता है, पूरे टाइम वो क्या क्या कर रहा है। थैंक यू ऑफिसर। इस पे मेरा भी एक पॉइंट है। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर किसी को दिखाने के लिए पढ़ा गया है तो वो उसे पढ़ना नहीं बोलते हैं। मान लीजिए अपने पेरेंट्स के दुआब में आकर एक बच्चा बैठा हुआ है, किताब लेके बैठा हुआ है और वो 3 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उस 3 घंटे में से वो अफेक्टिवली कितनी देर पढ़ रहा है, वो कितनी देर सीख रहा है उस टाइम में। पेरेंट्स को भी और खुद स्टूडेंट बच्चे को भी ये सीख करना होगा कि वो किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो खुद की लर्निंग के लिए पढ़ रहा है। जिस दिन एक स्टूडेंट ये रियलाइज कर लेगा कि मुझे दूसरों को नहीं दिखाना है कि मैं पढ़ रहा हूं, बल्कि मुझे खुद को सीखना है, खुद का इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ना है, उस दिन उस बच्चे की एक्चुअल लर्निंग होती है। जब तक दूसरे लोगों को दिखाने के लिए पढ़ा जाएगा तब तक एक स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक लंबे टाइम तक कोई भी कंसंट्रेट नहीं कर सकता है, इसलिए जो क्लासरूम स्टडी है वो 40 मिनट 45 मिनट का पीरियड बनाया गया है बच्चों के लिए। उसके अंदर भी अगर बच्चा कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ता, वो उसकी इच्छा है। इसी प्रकार अगर वो केवल दिखाना चाह रहा है, दिखावे के लिए पढ़ रहा है, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। वो सिर्फ दूसरे लोगों को कन्विंस कर सकता है कि मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूं, रीजन दे सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ नहीं सीख रहा है उस 4 घंटे के टाइम में। सर अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक, ये क्वेश्चन आया है एक स्टूडेंट से। ये कह रहा है कि जैसे जैसे वो कक्षा में आगे बढ़ता गया उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर ही केंद्रित रह गया है, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, अदर कैरिकुलर एक्टिविटीज में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा, या उन चीजों के लिए उसके पास समय नहीं है। तो क्या केवल पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करना चाहिए या उसे बाकी सभी चीजों के बीच भी तालमेल बना के रखना चाहिए? हाँ ठीक है प्रदीप, जैसे ऑफिसर ने शुरू में एनईपी में इस बात का बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया कि बच्चे को एक बात समझ लेना चाहिए कि साइंस लाइफ नहीं है, मैथमेटिक्स लाइफ नहीं है, हिंदी अंग्रेजी पढ़ना लाइफ नहीं है। लाइफ जो है वो बहुत सारी चीजों से मिलके बनी है। लाइफ ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने से लेकर बनी है, पड़ोसी चाचा ताऊ रास्ते में मिलते हैं उनसे राम राम करने को लेकर बनी है, गली में कोई चीज बिखरी हुई है उसको उठाकर साइड में डाल दिया उससे मिलकर बनी है। ठीक है, गली मोहल्ले में कोई खेल हो रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेशन करने से मिलकर बनी है। गली मोहल्ले के जो दोस्त हैं उनके साथ रोज समय बिताने से मिलकर बनती है। तो लाइफ जो है ना वो तो बहुत डाइवर्स है, राइट। हम लोगों को सबको ये समझना पड़ेगा। पेरेंट्स को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा जब दाएं बाएं निकलेगा ना तो वो बिगड़ जाएगा, ये पेरेंट्स की काम अवधारणा है।
राइट। मैं ये बात कहता हूं कि बच्चा घर पर रहेगा तो बिगड़ जाएगा, बच्चा एकांत में रहेगा तो बिगड़ जाएगा। आप इस बात को समझ लीजिए। बच्चे को आइसोलेट मत रखिए, बच्चे को सोसाइटी में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज का एक स्तर तक अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चा उस अनुभव तक ही नहीं पहुंचेगा तो वो लाइफ को फेस नहीं कर पाएगा। जिस समय वो उन चीजों को फेस करने की नौबत आएगी, मान के चलिए आपने अपने बच्चे को 17 साल 18 20 साल इन चीजों से बिल्कुल अलग रखा, 25 साल 30 साल के बाद आप उनके साथ नहीं रहे, फिर वो बच्चा मकान बनाने लगता है, उसका पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर, वो उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करेगा? गली मोहल्ले के अंदर कहीं से पानी भर के लाना है, टैप खराब हो गया, वो उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करेगा? राइट। दूसरा बात ये आता है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के टाइम टेबल के अंदर एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम स्पोर्ट्स के लिए जरूर 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 निकालना चाहिए। राइट। 1 घंटे बच्चा डेली खेलेगा, ये उसकी पढ़ाई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो बच्चा 1 घंटे खेलने के बाद 2 घंटे और बेहतर ज्यादा मन करके पढ़ाई करेगा, और आप उसको जबरदस्ती अगर 1 घंटा बिठा दोगे तो उसकी पढ़ाई का कोई आउटपुट नहीं आएगा। राइट। तीसरा एक प्रॉब्लम स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स ने पैदा कर दिया है प्रदीप, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। इन लोगों ने स्पेशली जैसे जैसे 9th to 12th क्लासेस बढ़ती हैं वैसे वैसे इन कल्चरल एक्टिविटीज को ना के बराबर कर दिया। और आप समझ लीजिए ना के बराबर का मतलब है जो हो रहा है वो सब ड्रामा हो रहा है। किसी भी स्कूल के अंदर देख लीजिए, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं देता हूं, राइट, हो रहा होगा तो 1% 2% 3% में हो रहा होगा। राइट। 9 to 12th आप मान के चलिए और अपने आस पड़ोस के बच्चों से सर्वे करके देखिए कि कितने स्कूल में पिछले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर मंथली वीकली कंपटीशन हुए हैं, कितने मान के चलो कि बच्चे कितने बार आपका बच्चा स्टेज के ऊपर स्पीच कंपटीशन के लिए गया है, डिबेट कंपटीशन के लिए गया है, ऑन द स्पॉट स्पीच कंपटीशन के लिए गया है। तो को करिकुलर तो बिल्कुल खत्म हो गया है उस बच्चे का। डेफिनेटली पेरेंट्स को प्रेशर बनाना चाहिए स्कूल्स के ऊपर कि ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में मार्क्स काम नहीं आते हैं, जीवन में बच्चे का जो जीवन को लेकर नजरिया है, जिस तरीके से वो जीवन को जिएगा वही काम आएगा, उसका एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि बच्चा रोज अपने टाइम में से हर चीज के लिए थोड़ा थोड़ा समय जरूर निकाले, वो टीवी भी देखे, वो खेले भी, और स्कूल्स के अंदर भी कल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट पॉपी सर? हाँ सर, बिल्कुल। इसमें जो बच्चे ने जो क्वेश्चन किया है कि वो पढ़ना शुरू किया और पढ़ता ही चला गया, वो जो बोल रहा है कि उसके बाद उसको पता ही नहीं चला कि खेल और अदर एक्टिविटीज भी हैं। मतलब उसका कहने का मतलब है कि उसको एक ही दिशा में डाइवर्ट कर दिया गया और खेल और दूसरी चीजों से वो बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, किसी भी स्कूल के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो अदर एक्टिविटीज हैं, चाहे स्पोर्ट्स है या कोई भी कल्चरल एक्टिविटी है या वट एवर जो भी हम कराते हैं, उसके पीछे हमारा जो एम है वो ये है कि टैलेंट आप कोई मेजर, मैंने पहले भी बताया कि किसी भी बच्चे का टैलेंट कहीं कोई एक इस तरह से फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं कि आपने उसको उठाया और उसको बता दिया कि ये तुम्हारा टैलेंट है, ले जाओ। कहने का मतलब है कि किसी भी बच्चे का टैलेंट, अब कितने डाइवर्सिटी होती है हर आदमी में, किस बच्चे में क्या टैलेंट है ये ऐसे तो हम पता कर नहीं सकते। उसको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म देना है हमें। जैसे आप आजकल देखिए न्यूज में एक गोल्ड मेडल इंडिया को मिला वो खेल में, और उसका हमने इतना जश्न मनाया, और उसकी अगर आप उसका जो इंटरव्यू में उसने कहा कि वो बहुत मोटा था और उससे चला नहीं जाता था, उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपना वेट कम करने गया और उसके बाद वो ऐसे ही लोगों को भाला फेंकते हुए देखने लगा और वो भी फेंकने लगा और वो बन गया, आज गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। सोचिए, उसका टैलेंट था ये, और उसको कहीं ना कहीं वो एक एक्सपोजर मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो चला गया उसमें। इसी तरह से अगर देखिए पढ़ाई ठीक है, कोई अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो ये भी एक स्ट्रीम है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप अच्छे मार्क्स लीजिए, अच्छे स्कॉलर बनिए, कहीं रिसर्च करिए, ये एक फील्ड है। लेकिन सारी की सारी भीड़ को एक ही तरफ डाइवर्ट कर देना और दूसरी चीजों से वंचित कर देना, ये तो बड़ा क्राइम हो गया हमारी तरफ से। बहुत सारा टैलेंट हमने मार दिया।
कहीं ना कहीं, चाहे वो स्कूल है, जितना भी हम कर रहे हैं, तो क्या हम सारी की सारी जनरेशन को बस पढ़ा के और सबको मतलब साइंटिस्ट बना देना चाहते हैं? खेल में कहीं नहीं ले जाना चाहते, अदर एक्टिविटीज में नहीं ले जाना चाहते? मैं आपको बताऊं प्रदीप, मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था, वहां बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर थे, लेकिन अगर उनको कल्चरल एक्टिविटीज दो, निशानेबाजी दो, इतना टैलेंट है उनके अंदर कि आपके जो है ना गोल्ड मेडल भर जाए यहाँ पर। लेकिन बस वही है कि हमने एक राह ऐसी पकड़ ली, तो कोई भी बच्चा, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम स्कूल मिलके, हम टीचर्स मिलके एक ऐसा ये सब एक्टिविटीज इसलिए कराएं कि अगर हमको दिखाई देता है कि ये बच्चा खेल में आगे जा सकता है, तो हम उस बच्चे को एक रास्ता दिखाएं कि बेटा आप जा सकते हो इसमें, एक अच्छा सिंगर बन सकता है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, एक अच्छा कोई भी फील्ड में वो जा सकता है। तो ये अदर एक्टिविटीज स्कूल्स बंद ना करें, स्पोर्ट्स को बिल्कुल डिस्करेज ना करें। और एनईपी में तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी फिजिक्स के इक्वलेंट स्पोर्ट्स एजुकेशन को किया जा रहा है। क्योंकि क्यों नहीं इसको बराबर का दर्जा मिल रहा? क्योंकि लोग सोचते हैं कि फिजिक्स पढ़ोगे तो इंजीनियर बनोगे, खेलोगे तो क्या बनोगे, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए आज इस सब्जेक्ट को भी फिजिक्स एजुकेशन के अंदर, फिजिकल एजुकेशन जो है ये एक इक्वलेंट सब्जेक्ट बनने जा रहा है, और इसका भी इक्वलेंट इम्पोर्टेंस होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बच्चों को जरूर एक ये मौका जरूर दे। और खेलना तो किसको पता नहीं है, हर आदमी, हर बच्चा खेलना चाहता है। हाँ, आज भी हम खेलना चाहते हैं, इस एज में भी आज हेमंत सर और हम सोचते हैं कि चलो अभी क्रिकेट खेल लें थोड़ा सा, कौन नहीं खेलना चाहता? और इससे वंचित करना, मैं चाहूंगा कि बच्चे के अंदर जो है ना, उसके ब्रेन को भी हम, उसकी फिजिक हेल्थ को भी, और हर तरह से उसको रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें खेलना चाहिए, और अगर हम उसमें अच्छा एक्सेल कर रहे हैं तो उस फील्ड में हमको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर। सर मैं आप दोनों की बात से सहमत हूं, लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जो विचारधारा पेरेंट्स या बच्चों की बनी हुई है कि मैं अदर करिकुलर एक्टिविटी या स्पोर्ट्स पे फोकस करूंगा तो मैं पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पाऊंगा। बहुत से पेरेंट्स की और बच्चों की ये सोच बन गई है आज के दिन कि अगर वो दूसरी एक्टिविटीज पे फोकस करेगा तो पढ़ने के लिए उसके पास टाइम सफिशिएंट नहीं होगा। तो देखिए, आपकी जो ये विचारधारा है ये बिल्कुल गलत है। पहली चीज, आप अगर कंटिन्यूअसली किसी एक चीज पे फोकस करोगे तो एक टाइम के बाद उस चीज से बोर हो जाओगे, बोरियत हो जाएगी, या आप पूरी तरह से इतनी ज्यादा उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट हो कि आपको बाकी चीजों का एस्पेक्ट नहीं पता चलेगा। आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने हेल्थ के लिए आपको जरूरी है कि आप सभी चीजों पे फोकस करो। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छे हो, लेकिन आप अपनी बात को किसी दूसरे के सामने रख ही नहीं पा रहे हो। जब आप 10 लोग 20 लोगों के बीच में बैठे हुए हो और आपको अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है, लेकिन आप उस बात को पहुंचा नहीं पा रहे हो, आप अपनी बात को दूसरों के सामने रख नहीं पा रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर पढ़ने की स्किल तो है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने की स्किल नहीं है। आपको सभी चीजों के ऊपर फोकस करना होगा, केवल पढ़ाई पढ़ाई पे नहीं। जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ही खेलकूद इंपॉर्टेंट है, अदर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। आपको अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। हो सकता है आप 12th क्लास में अच्छे मार्क्स ला के आगे बढ़ सकते हो। और मैं इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। मेरे साथ एक साथी था कॉलेज के अंदर, वो बीटेक कर रहा था। वो उसका सिर्फ एक ही एम था कि मुझे किसी भी तरह से आगे बढ़ के जॉब अचीव करनी है, 20-25 लाख की मेरी जॉब लग जाए। लेकिन उसके पीछे एक रीजन क्या था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो फॉरगेट कर रहा था लाइफ में। अगर मैं उसको बोलूं कि आप एक दुकान पे जाओ और एक जोड़ी कपड़े खरीद के लाओ या अपने लिए एक जूते खरीद के लाओ, तो वो एक जोड़ी जूते अपने लिए नहीं खरीद पाएगा जाके। उसको ये नहीं पता वो किस दुकान पे जाए, क्या पूछे, किस साइज के पूछे। तो पढ़ने में अच्छा है, क्लास का टॉपर भी हो सकता है, लेकिन जब तक उसको समाज में रहने के लिए जो डिफरेंट सिचुएशंस वो लाइफ में आगे जाके फेस करेगा, उन चीजों से रूबरू नहीं होगा, वो इंसान अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो किसी को भी अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतनी ही अदर एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो आप पढ़ के क्या करोगे? हेल्थ भी उतना इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम निकालिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले, और इसको स्कूल के दौरान एक रूटीन में पार्ट बनाइए कि आप उसके ऊपर फोकस कर सके।
सर एक और सवाल, अगला सवाल जो पेरेंट्स की तरफ से आया है, सवाल बड़ा ही दिलचस्प है। सवाल ये है कि उसका बच्चा मैक्सिमम टाइम फोन पर स्पेंड करता है, तो फोन की एक्टिविटीज को वो बच्चे के लिए कैसे बैलेंस कर सकता है कि बच्चा फोन पर टाइम स्पेंड ना करे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करे? प्रदीप, फोन एक बहुत तेजी से आई हुई चीज है बच्चों के हाथों में। मतलब एक तो क्या होता है कि बच्चा, मान लीजिए आज 12th क्लास का बच्चा है, वो नर्सरी केजी पहली दूसरी से ही उसको यूज कर रहा है, उसके पेरेंट्स को भी उसके एस्पेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव पता हो, राइट। ये जो चीज है ये 10 15 20 साल के अंदर अंदर पेरेंट्स के अंदर भी आ चुका है और बच्चों के अंदर भी आ चुका है। मतलब ये हमारी कल्चर का पार्ट नहीं रहा। तो अभी कोई भी व्यक्ति इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहा है, और स्पेशली पेरेंट्स हैं, राइट। दूसरा क्या होता है कि पेरेंट्स का अपने बच्चे को लेकर एक ऐसा फेथ है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि उसका बच्चा गलत कर ही नहीं सकता। उनको पहली बार जब वो अपने बच्चे को देखता है कि मैंने बच्चे को पढ़ने के लिए दिया था, बच्चा यूट्यूब के ऊपर सॉन्ग सुन रहा है और वो कभी देख लेता है, राइट, तो भी वो उस बच्चे को एक बार धमका के छोड़ देता है कि नहीं आगे से नहीं देखना, फिर से वो ब्लाइंड फेथ करता है, राइट। आप एक बात देखिए कि जब कोई भी नई चीज आ रही है और उस नई चीज में बहुत सारे डाइवर्जेंस हैं, वो किधर भी जा सकता है, तो आप लोगों को जरूरी है कि बच्चे की मॉनिटरिंग करिए। आप बच्चे को अगर बिना मॉनिटरिंग मोबाइल फोन दोगे तो मान के चलिए कि 100 में से 1 बच्चा, 2 बच्चा, 5 बच्चा तो उसको सही यूटिलाइज करेगा, 95 बच्चा यूटिलाइज नहीं कर पाएगा पॉजिटिव वे के अंदर, राइट। तो मोबाइल फोन समय की जरूरत हो गया है, अब इसको कोई नकार नहीं सकता है। मोबाइल फोन जो है वो उन बच्चों के लिए, मोबाइल फोन लगा लीजिए, टैब लगा लीजिए, यानी ये समझ लीजिए जो कंटेंट आपके ऑनलाइन क्लासेस के मौजूद हैं, स्पेशली यूट्यूब पर या गूगल पे जो भी कंटेंट मौजूद है, बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन जब तक बच्चा राइट ट्रैक पर नहीं रहता, हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उसको फ्री फोन ना दे। मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूं, राइट, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस देखे हैं। बच्चा इतना डाइवर्ट हो जाता है, इतना अननोन चीजों के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है कि वो फिर पढ़ाई पर चाहकर भी अपना दिमाग और ध्यान नहीं बटा पा रहा है, राइट। तो ये बात आप सबको समझना पड़ेगा। दूसरा, एक इसके मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि मैंने 1-2 स्टूडेंट अपने देखे जो कि सर हम अपना रैंक को इंप्रूव करने के लिए कोटा जाएंगे। जैसे अंशुल गया था प्रदीप, राइट। अंशुल जो है वो अपना फोन, उसके पास फोन ही नहीं था, राइट। अरविंद जो है उसके पास एक कीपैड वाला फोन था, उसने पूरा 1 साल, देखिए सेक्रीफाइस तो मांगता, उन्होंने कहा सर ध्यान डाइवर्ट होता ही होता है। जब उन्होंने उससे त्याग किया तो आज वो दोनों आईआईटी के अंदर चले गए हैं। ये चीज देखिए कि उन लोगों को पता था कि फोन साथ रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, जबकि आईआईटी के बच्चे के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं फोन के ऊपर, जो चीजें उसको कहीं क्लासरूम में नहीं मिल पाई, कहीं नहीं मिली, फिर भी उन बच्चों ने सोचा कि नहीं हम वो चीज क्लासरूम में ही ढूंढेंगे, आपस में दोस्तों के साथ ढूंढेंगे, फोन पर नहीं ढूंढेंगे। और ये चीज उन्होंने किया और उसका परिणाम भी उन लोगों को मिला, राइट पप्पी सर? जी बिल्कुल। ये मैं इसमें एक बात और कहूंगा हेमंत जी, ये जो कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जिनको हम विकेड प्रॉब्लम्स कहते हैं। विकेड प्रॉब्लम को अगर मैं बताऊं, डिफाइन करूं, तो वो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि उसका कोई हार्ड एंड फास्ट सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे गरीबी है, आप इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं दे सकते कि ये मतलब ऐसा कर दो गरीबी खत्म हो जाएगी या ऐसा कर दो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। इसी तरह से ये जो मोबाइल फोन का यूज है ये एक तरह का विकेड प्रॉब्लम है। इसके कई डायमेंशंस हैं। आप एक चीज करके मतलब आज देखिए फोन हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया और ये टेक्नोलॉजी है, इससे पार्ट ऑफ अवर लाइफ, आप इससे दूर नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो अपने आप को बिल्कुल अलग सा महसूस करेंगे, पीछे महसूस करेंगे। और आप बच्चे, अब आप घर में 4 लोगों के पास फोन है, एक आदमी ऐसा है, एक बच्चा उसके पास नहीं है, वो उसके अंदर एक अलग जिज्ञासा बन जाएगी कि यार ये सब लोग फोन रखते हैं, ये इसमें कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, मेरे पास है नहीं, इनके पास है। मतलब आप इन चीजों को साइकोलॉजिकली, जैसा आपने कहा कि आप बच नहीं सकते हैं इनसे, आप ये भी नहीं कह सकते कि आप भाग जाइए इससे। देखिए आज आप ये फोन की छोड़ दीजिए, अगर आप जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, आप देखिए, सपोज कीजिए
कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप उस दुकान को गौर से देखिए, उस दुकान पे सिगरेट रखा है, गुटखा रखा है, बीड़ी रखा है, फ्रूट्स रखे हैं, वेजिटेबल्स रखे हैं, और बहुत अच्छी खाने की चीजें भी हैं और इतनी गंदी चीजें भी हैं जिनसे आप मर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी आप देख के 10 मिनट बैठ के ऑब्जर्व करिए कि लोगों की चॉइस वहां पर भी अलग अलग है। वहां पर भी लोग कुछ फ्रूट्स खरीदेंगे तो कुछ जाके वहां पर वही गुटखा, बीड़ी और खराब चीजें खरीदेंगे। अब कहीं ना कहीं देखिए कि कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर कि आप ये खरीदिए, बट इट इज योर चॉइस। इसी तरह से फोन जो है ये एक टेक्नोलॉजी है, और इसके देखिए जैसे किसी टाइम में जब टीवी आया था तो लोग बोलने लगे थे कि अब सब खराब हो जाएगा टीवी से, सब बर्बाद हो जाएगा, लोगों का ये जनरेशन ही खराब हो जाएगी टीवी से। लेकिन टाइम के बाद जब लोगों को धीरे 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 उसके खराब परिणाम जब उसके सामने आने लगे तो धीरे धीरे लोगों के अंदर समझ भी बनी उस चीज को लेके कि कहीं ना कहीं ये चीज हमारे लिए गलत भी है। तो आज के दिन मैं ये कहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी को लेकर अभी उतनी समझ हमारे समाज में और पेरेंट्स में, बच्चों में नहीं बनी है कि वो इसकी अच्छाई को और बुराई को समझ पाए। इसलिए जैसा हेमंत सर ने कहा कि इसके लिए हमें मॉनिटरिंग करना है। अगर आप विदाउट मॉनिटर्ड अगर आप बच्चे को दे देंगे तो समझ लिए इट इज वेरी डिवास्टेटिंग, कि इतना खतरनाक हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आज के टाइम अभी तक, क्योंकि देखिए हम पेरेंट्स की एक ऐसी जनरेशन है जो कि टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, और बच्चा आपको हमको बहुत आसानी से बेवकूफ बना सकता है। जिस दिन ये जो बच्चे आज जो हैं ये जब अगली जनरेशन में जाएंगे और इनके जब बच्चे बनेंगे तो ये इतने आसानी से बेवकूफ नहीं बनेंगे, ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव को बच्चों को समझा पाएंगे। आज एज ए पेरेंट बड़ा असहाय महसूस करता है पेरेंट, जब उसको बस यही कह सकता है वो कि भाई मत कर मत कर मत कर, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं दिखता है। तो ये काइंड ऑफ विक्ड प्रॉब्लम है, और आज के दिन इसका यही सॉल्यूशन है, क्योंकि ये दूसरे फॉर्म में आएगी आगे चल के, ये दूसरा रूप ले लेगी। आज अगर हमें एक सॉल्यूशन करेंगे कल को ये दूसरा रूप लेगी। तो हम ये चाहते हैं आज इसका सॉल्यूशन जो सबसे बेस्ट यही है कि मॉनिटरिंग की जाए, इसको प्रॉपर देखा जाए, अदरवाइज इसका मिसयूज हो सकता है। प्रदीप बिल्कुल सर, मैं आप दोनों की बात से सहमत हूं और सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अपने बच्चों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने दे रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग जरूर करें। दूसरा एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैं इसमें कि आप अपने बच्चों के सामने मोबाइल फोन का कम से कम यूज करने का प्रयास करें। बच्चा सीखता कहां से है कि उसको मोबाइल फोन यूज करना है। अगर आप अपने बच्चों के सामने कम मोबाइल फोन यूज करेंगे, बच्चे को दूसरी चीजों के लिए मोटिवेट करेंगे, उनके साथ खेलकूद वाली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या चल रहा है स्कूल में, उसकी बातों में इंटरेस्ट लोगे। आजकल ये प्रॉब्लम पेरेंट्स की तरफ से भी है। पेरेंट्स अपने मोबाइल के अंदर मोबाइल तक सीमित हो गए हैं, वो बच्चों से बातचीत करने में इंटरेस्ट नहीं है, बस ऐसे बोल देते हैं कि तुम फोन मत चलाओ। आपको पूरी समस्या को समझना होगा कि जो भी बच्चा सीख रहा है वो अपने आसपास से सीख रहा है, अपने पेरेंट्स से सीख रहा है। मोबाइल सीखता कहां से? एक स्टूडेंट वो देख रहा है उसके पेरेंट्स मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, उसके सामने उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब चीजें वो वहीं से सीख रहा है। तो मेरा निवेदन ये है कि आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए, उसके जो चीजें उसके लाइफ में चल रही है उसमें इंटरेस्ट लीजिए, उसको खेलकूद से रिलेटेड एक्टिविटीज करवाइए, उनके साथ खेलिए कूदिए और ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करिए उनके बारे में। अगला क्वेश्चन है सर हमारे पास, ये बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब इसका जवाब देना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगला जो सवाल है ये है, हम सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर कोविड आया था, मार्च में स्टार्ट हुआ, उसके बाद से एक न्यू एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जाए, ऑनलाइन क्लास का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। टीचर्स भी अडेप्टिव नहीं थे, टीचर्स ने भी इन चीजों को सीखा, बच्चों के बेहतर के लिए ऑनलाइन क्लासेस को सीखा और हर संभव प्रयास किया कि वो बच्चों को उनके किसी भी तरह की तैयारी में कमजोरी ना रहे। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स का मानना ये है कि ऑनलाइन क्लास में क्या बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, क्या ऑनलाइन क्लास एक अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है बच्चों के लिए, या स्कूल क्लासेस अगर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया गया है तो उन्हें स्कूल की फीस नहीं देनी चाहिए,
तो इसके ऊपर सर आप लोगों की क्या राय है? प्रदीप, ऑनलाइन क्लास बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने पिछले 5 6 7 साल से और बहुत लंबे समय से शुरू कर रखी हैं, लेकिन यह है कि पब्लिक डोमेन के अंदर आई है, राइट। और मैं अपनी बात रखने से पहले 2 3 उदाहरण देना चाहूंगा। ये सारा जो खेल है ना, ये डेडिकेशन का खेल है कि बच्चा किसी चीज को किस तरीके से ले रहा है, राइट। अगर बच्चे के अंदर लगन और समर्पण है तो चाहे वो आप उसको ऑनलाइन पढ़ा दीजिए, चाहे टेलीफोनिकली पढ़ा दीजिए, राइट, चाहे आप उसको कैसे भी करके कोई चीज समझा दीजिए, वो बच्चा अपने डेडिकेशन से कर लेगा। लेकिन अगर बच्चे के अंदर डेडिकेशन नहीं है किसी चीज को सीखने का, और वो उसको टाइम पास के तौर पे रहा है, तो वो बच्चा फिर क्लास में भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। तो किसी पेरेंट्स का भी यार या किसी का भी ये मानना ऑनलाइन से कुछ नहीं होता है और ऑफलाइन से, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि लास्ट ईयर मैंने ऑनलाइन क्लास पढ़ाया, मेरा खुद का बेटा 12th क्लास में था, राइट। 12th क्लास में मैं उसको हमेशा ऑनलाइन क्लास अटेंड करने को ही बोलता था, मेरी क्लास भी वो ऑनलाइन ही अटेंड करता था, कभी भी मैंने उसको पर्सनली नहीं पढ़ाया, राइट। क्योंकि मेरा एक बात मानना था कि जब मैं बहुत बेहतर कर रहा हूं और सब बच्चों के लिए बहुत बेहतर कर रहा हूं, तो आखिर मेरा बच्चा उसको क्यों नहीं समझ पा रहा है, राइट। तो ये सब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, आप देखिएगा इस बार जो नीट का स्कोर आएगा वो पूरा का पूरा ऑनलाइन के ऊपर आएगा। जेई मेंस का जो रिजल्ट आ रहा है पूरा का पूरा ऑनलाइन के दम पे आ रहा है। और आज भी बच्चे अगर 720 में से 700 नंबर ले रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लास को कैसे रिजेक्ट कर पाओगे, राइट। आज भी नीट के 720 के अंदर 600 700 720 तक जाएगा बच्चा, तो आप कैसे रिजेक्ट कर दोगे? सीधा सा मामला है, जिसने पढ़ना था उसने पढ़ा है, जो इसके अंदर डेडिकेशन है वो कर पाएगा। तो ये सब पर्सनल बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चे को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। और फिर वही प्रॉब्लम, मोबाइल फोन हाथ में आ रहा है तो उसको मैनेज कैसे करवा पा रहा है पेरेंट्स, ये इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफिसर जी बिल्कुल। देखिए, एक ऑनलाइन का जो है ये, देखिए एक ये हमारा वॉलेंटियर रूप से, मतलब अपनी तरफ से हमारे द्वारा शुरू किया गया नहीं था। ये एक इम्पोज्ड सिस्टम परिस्थितियों ने हमको दिया। और जैसा प्रदीप ने बताया कि इसके लिए कोई तैयार नहीं था, और इसके बारे में सही मायने में तो स्कूलों को तो समझिए ABCD भी नहीं पता था इसका, कि ये क्या है, कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो क्या है कि टेक्नोलॉजी, पहला तो हमारी लड़ाई थी टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल होने की। इनिशियल कुछ महीनों में, यानी मान के चलिए 5 से 6 महीनों तक, जो लोग पहले से कर रहे थे वो तो कंफर्टेबल थे और करते भी रहे हैं और उनको इसका बेनिफिट पता भी है। लेकिन हम लोग जो जो स्कूली लेवल में जो सिर्फ मतलब फेस टू फेस टीचिंग जो हमारी सब कभी से चलती आ रही है, और अचानक एकदम से ये हो गया कि हमको पूरा का पूरा वर्चुअल मोड में चीजें चली गई। तो उस केस में क्या हुआ कि हमारा जो कहीं ना कहीं जो जो टीचिंग का कंटेंट था उससे फोकस हटके ऑनलाइन टीचिंग में हमारा टेक्नोलॉजी से कंफर्ट होने में कुछ समय लग गया। वो टीचर्स भी और बच्चे भी, उनको समझने में ये चीज लग गया बहुत सारा समय कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल हों। तो धीरे धीरे आज ऐसा हो पाया है कि काफी मतलब कुछ समय के बाद ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस हो गया था। और जिन लोगों ने इसको सीरियसली लिया उनके लिए, देखिए आज आप देखिए, आज हम ये फेसबुक लाइव कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? किसी भी तरह के कन्वर्सेशन में अगर आपके पास हर तरह से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये बात अलग है कि देखिए ऑनलाइन टीचिंग कभी भी बिल्कुल उस क्लासरूम टीचिंग का विकल्प नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप इसको एकदम कंप्लीटली उसके अल्टरनेट के तौर पे ले सकते हैं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में भी अगर जिन लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है और मन लगा के काम किया है, जिस स्कूल ने, जिस बच्चे ने, वहां इसने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और बच्चों को बहुत ही ना के बराबर नुकसान हुआ है जिन लोगों ने इसको अच्छे से समझा है
और कंफर्टेबली इसको समझ के और डेडिकेशन से काम किया। बाकी एक चीज और मैं बताऊं प्रदीप, पहले हमारे स्कूलों में ये कहा जाता था, विशेष तौर पे हमारे केवीज में, कि ये कहा जाता कि यूज आईसीटी एज मच मैक्सिमम यू कैन, आईसीटी यूज करो, आईसीटी यूज करो। और बहुत ज्यादा, और कोई टीचर कर देता था ना आईसीटी, तो वो अपने आप में एक अलग टीचर बन जाता था कि ही यूज आईसीटी, भाई ये तो अच्छा टीचर है। आज एक ये कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि मतलब एक समस्या में ये चीज हमको ऐसा मिल गया कि आज टीचर को लगता है कि यार ये इस तरह से पढ़ाना आसान है। आप देखिए, आज पेरेंट्स ये समझिए कि आज आप टीचर को घर बैठा देख पा रहे हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप उसके बच्चे के साइड में बैठ के देख पा रहे हैं कि आपके बच्चे को टीचर क्या दे रहा है। पहले आप नहीं देख पाते थे, अब आप हर क्लास को ऑब्जर्व करते हैं कि देख के आप बता सकते हैं कि हाँ टीचर, अगर आप भी देख सकते हैं कि टीचर कितना इफेक्टिव है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन टीचिंग ने बहुत सारे नए विकल्प हमारे लिए खोल दिए हैं टीचिंग फील्ड में भी। और ये नहीं है कि अब ये चीज स्कूल खुलने के बाद बंद हो जाएगा, नहीं, इसके अंदर बहुत सारे रिसर्च का विषय है ये, और इसके अंदर बड़ा स्कोप है फ्यूचर में भी कि किस तरह से हम इस टेक्नोलॉजी का बच्चों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमको टेक्नोलॉजी और आज का जो समय है बच्चों का, उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बिठाने की जरूरत है। बिल्कुल सर मैं आप दोनों की बात से सहमत हूं। ये बात जरूर है कि हम इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। एकदम से हमारे सामने ये चीज आई कि हमें बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी है और हमें इस ऑनलाइन मोड के ऊपर शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम प्लान देखें गवर्नमेंट का या इंडिया का प्लान देखें, तो लॉन्ग टर्म में हम ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर ही शिफ्ट होने वाले हैं। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है कि आज के दिन उच्च शिक्षा, जो अगर आप कॉलेजों की फीस देखोगे बड़े बड़े कॉलेज की, तो एक गरीब माँ बाप या गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में सक्षम नहीं है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा मीडियम बन के तैयार होके आया है जिससे बच्चा घर बैठ के अगर इंटरेस्टेड है तो तैयारी कर सकता है, पढ़ सकता है और डिग्री भी ले सकता है। अभी आईआईटीज के लेवल के ऊपर एनपीटीएल का एक स्वयं पोर्टल पे एनपीटीएल नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्रीज के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जहां पर अभी ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बीएससी का कोर्स भी लागू किया गया है। लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है वो। और भी बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसपे आप एग्जाम देके, सिर्फ एग्जाम देके, और एग्जाम फीस है आपको 1000 रुपए पे करनी है, आप उसकी सर्टिफिकेट भी अचीव कर सकते हैं और आप उस फील्ड के अंदर एक्सपर्टाइज भी हासिल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन हमारे साथ टाइम की रिक्वायरमेंट है, आने वाले टाइम में हमें ये चीज चाहिए। हम अभी तैयार नहीं थे, लेकिन कोई भी चीज होती है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरह आई है। हमें इसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और आने वाले टाइम में जो माँ बाप या जो बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले टाइम में ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल होंगे हर अच्छे टीचर के, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होंगे आपके पास पढ़ने के लिए। आप उन लेक्चर्स को देख के सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और आप अगर आपके पेरेंट्स सक्षम नहीं है तो भी आप आगे सफल हो सकते हो अपनी जिंदगी में। तो इसको एक पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए। जो भी चेंज होता है, हम चेंज के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, चेंज नहीं करना चाहते अपने आप के अंदर, लेकिन कुछ चेंज अच्छे के लिए ही होते हैं, स्वीकार करना चाहिए, पॉजिटिव वे में हमें उसको लेना चाहिए। सर अगला क्वेश्चन ये है, जो पेरेंट्स और बच्चे दोनों के मन में और दुविधाएं रहती है कि क्या हमें ट्यूशन करना चाहिए, ट्यूशन करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हमें ट्यूशन पे फोकस करना चाहिए, किस तरह से इस चीज को पेरेंट्स और बच्चों को लेना चाहिए? ट्यूशन ये समझ लीजिए कि जरूरत से ज्यादा एक फैशन है प्रदीप। आप ये मान के चलिए कि 100 में से 10% पेरेंट्स जरूरत के लिए ट्यूशन कराते हैं और 90% पेरेंट्स को बस भेजना ही भेजना है। ठीक है, बच्चे की मम्मी बोल देती है ये सारा दिन ये यहाँ घूमेगा फिरेगा, उसका बच्चा जा रहा है, उसका बच्चा जा रहा है, उसका बच्चा जा रहा है। आप एक बात समझिए कि ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ट्यूशन की जरूरत उस बच्चे को होती है जो बच्चा किसी कारणवश किसी दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाया, वो बीमार हो गया था, वो 1 महीने के लिए स्कूल नहीं आ पाया, किसी तरीके ऐसा हो गया कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं बन पाया, तो मान के चलते हैं कि उसको दाएं बाएं कहीं से भी उस चैप्टर को तो कवर करना ही करना है।
लेकिन एक बात सभी पेरेंट्स को समझनी पड़ेगी कि आपके बच्चे को अच्छा पढ़ाने की जिम्मेदारी आपके बच्चे के टीचर की है। आप उसके लिए स्कूल को पे कर रहे हो, राइट। तो आप लोगों को एक बात, सबको, पेरेंट को, सभी पेरेंट्स को हर चीज के लिए, मान के चलिए कि एक बच्चा आपको घर आकर बोलता है कि जी मुझे ट्यूशन करना है, मान लो बच्चा ही डिमांड करता है मुझे तो ट्यूशन करना है, किस सब्जेक्ट करना है, केमिस्ट्री का ट्यूशन करना है, राइट। ठीक है, क्यों कर रहा है भाई ट्यूशन? कि मेरे से क्लास पास वाला टीचर फर्क पड़ है। तो भाई अध्यापक से जाके मिलिए कि सर आप कितनी स्पीड से पढ़ा रहे हो जो मेरा बच्चा आपका तालमेल नहीं भी पा रहा है, राइट। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टीम चीज जो है ट्यूशन के अंदर वो है टाइम कंज्यूमिंग। एक बच्चा 6 घंटे स्कूल में पढ़कर आया, टीचर्स को 45 मिनट के 6 7 8 लेक्चर उसने अटेंड किए। अब उस चीज को रिपीट करने के लिए, उस चीज में फिनिशिंग देने के लिए उस बच्चे को टाइम चाहिए। अगर उस बच्चे के पास टाइम नहीं होगा तो वो उस टीचर का पढ़ाया हुआ चीज कवर नहीं कर पाएगा, उसको एक बार रिपीट नहीं कर पाएगा। अगर वो उसको रिपीट नहीं कर पाएगा तो अगले दिन वो प्रॉब्लम उसकी डबल हो जाएगी, राइट। अब उस बच्चे को आपने किस सिचुएशन में डाल दिया कि वो 6 घंटे स्कूल में पढ़ रहा है, 1 घंटा आधा घंटा उसका आने जाने में लग गया, फिर वो आने के बाद 1 घंटे से 3 घंटे ट्यूशन के ऊपर जा रहा है। अब वो घर आकर थका आ रहा बच्चा, वो कंप्यूटर नहीं है, मशीन नहीं है वो बच्चा, वो थका आ रहा बच्चा घर पर आता है, ना वो स्कूल का काम कर पा रहा है और ना ही वो ट्यूशन का काम कर पा रहा है। ट्यूशन वाले बच्चों की मैंने वर्षों ट्यूशन पढ़ाया प्रदीप, मेरा निजी अनुभव है कि जो बच्चा एक ही टीचर का पढ़ता है, ट्यूशन पे पढ़ ले, स्कूल छोड़ दे, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेरेंट्स का टारगेट केवल पढ़ाई करना है, वो चाहता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कराना, मुझे तो केवल पढ़ाई पढ़ाई कराना है, मुझे तो मार्क्स दिलाने हैं, राइट, तो वो ट्यूशन करा ले। लेकिन जो दो नावों में सवारी करते हैं ऐसे बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे तो इस चीज में एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी को बहुत परेशानी होती है। और आप खुद इस चीज का एग्जाम्पल हो प्रदीप, ठीक है, आप इस इलाके के लिए मिसाल हो कि आपने 11th 12th, जहां पर आमतौर पे पेरेंट्स मानते हैं कि 11th 12th के अंदर तो ट्यूशन करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने 11th 12th के अंदर सिंगल डे कहीं किसी टीचर के पास ट्यूशन नहीं किया, राइट। आपने, पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई करते रहना ही जरूरी है, खेलना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं 11th क्लास में जितना तुम्हारी क्लास खेली स्कूल के अंदर, उतना शायद ही कोई खेला होगा, राइट। आप लोगों का पर डे गेम पीरियड रहता था, और आप अपनी क्लास का रिजल्ट देखिए, क्लासरूम में रहते रहते आप लोगों ने आईआईटी क्वालिफाई किया, क्लासरूम के दम के ऊपर आप वहां पहुंच गए। तो पेरेंट्स के सामने आप रोल मॉडल हो, राइट। पेरेंट्स को आपका एक उदाहरण देना चाहिए। सिर्फ इतना ही तो था कि आप डेडिकेशन से पढ़ते थे, जितना पढ़ते थे मन करके पढ़ते थे, आप अपने दिमाग में क्वेश्चंस बनाते थे। तो मैं तो पेरेंट्स को सलाह देता हूं कि जितना भी हो सके ट्यूशन को अवॉइड करो, ट्यूशन ना के बराबर होना चाहिए, राइट। ये बहुत विपरीत परिस्थितियों के अंदर लिया जाने वाला डिसीजन है, क्योंकि ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और बच्चे को एक ही सब्जेक्ट, एक ही चैप्टर, दो अलग अलग टीचर, दो अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, दो अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देके पढ़ाते हैं, बच्चा बहुत कंफ्यूजन में चला जाता है। तो मैं इस चीज के बहुत पक्ष में नहीं हूँ, ट्यूशन के पक्ष में अंदर, राइट। मैं और एक और अच्छा उदाहरण देता हूँ प्रदीप, मैं जब कोचिंग पढ़ाता था ट्यूशन के ऊपर, राइट, 9th 10th के अंदर, तो मेरा बेटा मेरे साथ जाता था मेरे कोचिंग सेंटर के ऊपर, लेकिन मैंने मन रखा था कि तू ट्यूशन क्लास अटेंड नहीं करेगा, ये अलग रूम में बैठ के, सैकड़ों बच्चे इसके उदाहरण है कोचिंग सेंटर के, कि वो कहते थे सर आप अपने बेटे को ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा रहे? अरे भाई ये जो स्कूल में पढ़ के आया इसको पढ़ लेने दो, वो बच्चा चाहे आज 70% का हो, 80% का हो, 90% का हो, लेकिन वो खुश है, संतुष्ट है, और मैं भी संतुष्ट हूँ जितना भी है वो, क्योंकि मैंने उसके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डाला। तो आप भी देखिए कि टाइम कंज्यूमिंग है, बच्चे पर प्रेशर डालोगे बच्चे का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा, वो मन करके नहीं कर पाएगा कुछ भी चीज, राइट। ओपी सर। जी सर, देखिए प्रदीप जी, एक बात मैं ये कहूंगा कि जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है ना आज के दिन में हमारा, वो थोड़ा बहुत इजी हो गया है। मतलब ये है कि कोई भी टीचर बन सकता है, मतलब ये कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं बचा है आज के समय में हमारे, कि नॉर्मली आराम से आप किसी भी आदमी को उठाओ वो टीचर बन गया, जबकि ये इतना आसान जॉब है नहीं। अब देखिए ये जो ट्यूशन है और ये जो स्कूल है, ये दो पैरेलल चीजें चल रही है आज के दिन हमारे समाज में।
एक ट्यूशन का इंडस्ट्री चल रहा है, एक स्कूल का इंडस्ट्री चल रहा है। अब इन दोनों के बीच में एक मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हालांकि मैंने कभी कोई ज्यादा ट्यूशन नहीं पढ़ाया, हेमंत सर जानते हैं कि मेरा ज्यादा उसमें रहा नहीं कभी, लेकिन ये है कि ट्यूशन जो है ये दो पैरेलल चीजें चलती हैं। जो ट्यूशन जो स्कूल, एक चीज तो मैं पेरेंट्स से ये कहूंगा कि अगर पहले तो आप ये सोचिए कि आप अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना क्यों चाहते हैं। आप पहले तो इसी क्वेश्चन को क्लियर करिए, क्यों चाहते हैं। जब आप क्यों पूछोगे अपने आप से तो आपको जवाब मिलेगा कि या तो आपका स्कूल खराब है, आपका बच्चा वहां समझ ही नहीं पा रहा, तो आप पहले उस समस्या को बजाय किसी ट्यूशन पे जाने के आप पहले स्कूल में ही हल करिए, वहां जाके सोल्व करिए। वहां आप पैसा दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, इतना हाई कैपेसिटी है आजकल स्कूलों की, पेइंग इतना पैसा लेते हैं, तो आप वहां क्यों नहीं पूछते कि भाई मेरे बच्चा को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। आप अगर बच्चा पढ़ रहा है और स्कूल अगर नहीं अच्छा टीचर उसको प्रोवाइड करा पा रहा है तो आप अपना स्कूल बदलिए। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरा, कहीं ना कहीं आप लोगों को देखा भी होगा, हेमंत सर को से मेरी कई बार इसमें बात भी हुई है कि जब आप ट्यूशन पे जाते हो ना, देखिए आप कभी भी उसी आदमी की बात सुनते हैं जो आप आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है। हमेशा आदमी उसी उसी की बात सुनता है। तो जब आप कोचिंग पे जाएंगे ना किसी ट्यूशन पे, तो वो आदमी कहीं ना कहीं पहले तो आपका ये ब्रेन वॉश करता है कि आपका स्कूल जो है ना वो कुछ नहीं है, वहां पढ़ाने वाला भी कुछ नहीं है, और जो कुछ है हम हैं, हम जो बढ़ा देंगे वो कहीं नहीं है। अब ये सोच, ये बिलीव कुछ तकनीक आगे से सर, हाँ आ गया आगे। मैं। तो ये जब सोच आपके बच्चे के दिमाग में डेवलप हो गई ना, तो फिर वो बच्चा क्या करता है, मैंने देखा है, मैंने जब पढ़ाया कि बच्चा फिर टीचर को अवॉइड करना शुरू कर देता है। उसको लगने लगता है कि वहां जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा है। और कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि इतना वो हो गया है कि फिर बच्चा इतना कंफ्यूज स्टेट में आ जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता। जब तक समझ में आएगा तब तक उसका सब खत्म हो लेता है, काम टाइम चला जाता है। इसमें तो मैं यही कहूंगा कि आप पहले अच्छा स्कूल सेलेक्ट करिए, स्कूल से पूछिए, बच्चे से पूछिए, प्रॉब्लम को देखिए, बिना मतलब बिना सोचे समझे आंख मीच के कहीं भी किसी के पास ट्यूशन के लिए मत भागे। बिल्कुल सर। सर मैं आप दोनों की बात से सहमत हूँ। आज के दिन ट्यूशन, देखो ट्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? ट्यूशन की शुरुआत तब हुई थी जब बच्चे को सीखने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी कहीं पे, कि स्कूल में टीचर नहीं हो पाता था। गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते थे, वहां पे किसी सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल नहीं हो पाता था, या वहां पे सिलेबस पूरा नहीं हो पाता था। इन चीजों को ध्यान में रखकर ट्यूशन की शुरुआत हुई थी। आज के दिन जो ट्यूशन का माहौल बना दिया गया है वो देखा देख की रीस हो गई है। लेकिन मैं पहला चीज तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चे को ट्यूशन पर भेजना चाहते हैं तो आप ट्यूशन पर क्यों भेज रहे हैं? अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसको फीस दे रहे हैं स्कूल में, तो उसको ट्यूशन की जरूरत क्यों है? पहले तो आपको स्कूल से सवाल करना चाहिए कि भाई ट्यूशन क्यों जा रहा है मेरा बच्चा? क्या आपके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है? आपकी जो फैकल्टी है, टीचिंग फैकल्टी, वो बेटर नहीं है? दूसरा, एक जो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्हीं टीचर्स के पास कोचिंग पे जा रहे हैं जिन टीचर से वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसके पीछे दो वजह हैं, और आप स्कूल से, टीचर से ये सवाल कर सकते हैं कि भाई आप स्कूल में ऐसा क्या नहीं पढ़ा रहे जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं? अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ा रहे तो आपने स्कूल ज्वाइन क्यों कर रखा है? ये दो चीजें आप टीचर से पूछ सकते हैं। दूसरा, बच्चों की जो मेंटेलिटी बन गई है वो इस चीज में इस तरफ है कि अगर मैं सेम टीचर से ट्यूशन पर भी जाऊंगा तो मुझे वो नोट्स, हैंडरेडी नोट्स प्रोवाइड कराएगा जिससे मेरे इंटरनल में अच्छे मार्क्स आएंगे, या बच्चों को उसकी तरफ आकर्षित किया जाता है कि मैं ट्यूशन पे ये चीजें कराता हूँ जो डायरेक्टली एग्जाम से रिलेटेड है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें इसके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स जिम्मेदार है, क्योंकि पेरेंट्स ने बच्चों पे प्रेशर बना दिया है कि मुझे मार्क्स चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों से सिर्फ मार्क्स तक लिमिट हो गए हैं, उन्हें स्किल्स डेवलपमेंट पे नहीं चाहिए। स्किल डेवलपमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा सेम टीचर के साथ
ट्यूशन पे जा रहा है स्कूल के बाद, तो आपको सवाल करने का 100% हक है, टीचर से भी और स्कूल से भी, कि भाई आपका टीचर स्कूल में जो नहीं पढ़ा रहा वो ट्यूशन पे ऐसा क्या खास पढ़ा रहा है जो वो स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। दूसरा जो पॉइंट है ट्यूशन का, उसका एक पॉइंट ये है कि टाइम मैनेजमेंट। मान के चलिए जैसे हेमंत सर ने बताया कि 6 घंटे 7 घंटे एक बच्चा स्कूल में रह के आया, फिर अगर वो ट्यूशन पे जा रहा है 3-4 घंटे खराब कर रहा है, तो 7 और 3 10 घंटे तो वो उसके इसमें खराब हो गए। अब ट्यूशन के लिए भी वो जा रहा है आ रहा है, 1-2 घंटे वहां भी उसके खराब हो गए, 12 घंटे हो गए। अब एक पढ़ने वाले बच्चे को प्रॉपर रेस्ट चाहिए, तो 7 से 8 घंटे की नींद उसको प्रॉपर है, चाहिए ही चाहिए। 7 घंटे की लगा लो, 6 घंटे की लगा लो आप, तो उसके पास पूरे दिन के अंदर कितना टाइम बचता है। तो इस तरह की अगर एक्टिविटी उसकी बनती जा रही है तो बाकी चीजों से वो अपने आप ही दूर होता चला जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। सबसे पहले आप स्कूल से सवाल करिए कि आपका बच्चे को ट्यूशन पे जाने की जरूरत क्यों है, क्या स्कूल में फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है? अगर स्कूल फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है तो आप स्कूल बदलिए। आप अपनी बच्चे की बेहतर शिक्षा चाहते हैं, लेकिन बेहतर शिक्षा का ये एक उदाहरण नहीं है या एक सॉल्यूशन नहीं है कि आप उसको स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूल में भी बड़ी मोटी फीस दे रहे हैं, फिर आप ट्यूशन पे भी मोटी फीस दे रहे हैं। दूसरा, बच्चे का जो गेनिंग पावर है वो उन चीजों को गेन कर ही नहीं पा रहा है टाइम के साथ, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें उसको करने के लिए बोल दी है। वो खुद कंफ्यूज हो गया है कि उसको स्कूल की चीजें करनी है, ट्यूशन की चीजें करनी है। जैसे हेमंत सर बता रहे थे, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए। जो भी चीजें उसको स्कूल में पढ़ाई गई हो या जो भी चीजें उसको ट्यूशन पे पढ़ाई गई हो, उसको करने के लिए उसको टाइम चाहिए। आज के टाइम में हर बच्चा, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो भी काम करना है वो सिर्फ टीचर्स को करना है, मेरे बच्चे को तो सिर्फ वहां पे जाके बैठना है, आना है। और जैसा ओपी सर ने बताया कि ट्यूशन वाले ब्रेन वॉश करते हैं कि भाई आपके बच्चे को ट्यूशन की क्यों जरूरत है। वो आपको इस तरह से एडवर्टाइज करते हैं कि हम ये चीजें करवा रहे हैं, वो चीजें करवा रहे हैं, स्कूल में ये चीजें नहीं हुई होगी, और 1-2 चीजों के एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि आपके दिमाग में वो बात पूरी तरह से फिट हो जाती है कि मुझे ट्यूशन करवाना चाहिए। लेकिन ट्यूशन करवाने से पहले आप अपने आप से पूछिए क्या बच्चे को जरूरत है, क्या बच्चा सभी चीजों को हैंडल कर पा रहा है एक साथ या नहीं कर पा रहा। सर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार पूछना चाहूंगा, आप लोगों के पास टाइम है? क्योंकि हम पहले ही टाइम को क्रॉस कर चुके हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है राइट। बस ये है कि ठीक है सर, हाँ, व्यूअर को अपना जवाब मिलता रहे। ठीक है, तो हाँ सही बात है। तो अगर आप लोगों को आपका जवाब मिल गया है और आप ड्रॉप करना चाहते हो, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आप ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आपको सुनना है, और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर एक सवाल आया है, एक बच्चे की तरफ से ये आया है कि उसको समझ सब कुछ आता है, क्लास में जब टीचर बताता है उसको सब कुछ समझ आ गया, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसको कुछ याद नहीं रहता। लेकिन उसको समझ आ गया, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा कि उसको मैं किस फॉर्म के अंदर अपने माइंड के अंदर रिटेन करूं, या उस चीज को मैं कैसे लॉन्ग टाइम तक रख सकता हूं कि वो चीज मुझे समझ आ गई है। मीन्स उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि उसको समझ आ गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन सब चीजों को भूल जाता है। तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम था प्रदीप। इस प्रश्न को मैं यूं समझ पाया हूं कि बच्चा जब पढ़ता है तब तो समझ आ जाता है, लेकिन बाद में भूल जाता है। सही बात है सर, राइट। हाँ, मैं एक बात मान रहा हूं कि अगर बच्चे को क्लास में पढ़ाते हुए सब कुछ समझ में आ रहा है, टीचर ने अगर उसको पढ़ाया और उसको पढ़ाते समय सब कुछ समझ में आ रहा है, तो समझ लीजिए बच्चे का 90% काम हो गया है। राइट। उसके बाद उस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उस बच्चे ने वो सारी चीजें जो अध्यापक समझाना चाह रहा था वो समझ ली हैं। उसके बाद बच्चा जो करता है वो 2 चीजों के लिए करता है, या तो वो मार्क्स बढ़ाने के लिए करता है, क्योंकि वो उस चीज को बार बार रिपीट करेगा, 2 बार लिख के देखेगा, 10 बार लिख के देखे, 100 बार लिख के देखे, वो हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए कर रहा है। या फिर वो बच्चा उस टीचर ने जितना पढ़ाया है उससे सवाया जाके जब पढ़ेगा, उससे थोड़ा सा बाहर निकल के पढ़ेगा, तो वो अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहा है। मेरे ख्याल से टीचर ने जितना पढ़ाया है उतना बच्चे ने अगर ध्यान करके सुन लिया तो किसी बच्चे को घर जाकर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में जब भी कभी उसको जरूरत पड़ेगी उन चीजों की, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, उसने वो चीजें अच्छे से पढ़ी थी, उसको वो काम आ जाएंगी। तो जो हम प्रेशर बनाते हैं ना, पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, तो इस कहानी को समझ लो, वो सिर्फ लड़ाई या तो नंबर के लिए हो रही है या फिर नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए हो रही है। राइट। उसका और ज्यादा कोई बेहतर लॉजिक नहीं है। राइट। तो उस बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ
में आ गया इसका मतलब सब ओके है, राइट? सही बात है सर। सर आप म्यूट पे हो गए फिर से। यस, जैसे अभी सर ने बताया कि बच्चा बोलता है कि उसको ऐसा लगता है उस बच्चे को कि उसको समझ आता है लेकिन वो जो है भूल जाता है। मुझे प्रदीप ऐसा लगता है कि एक्चुअली वो बच्चा भूलता नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है। आप बहुत सारा ऐसा हमने लोग भी देखे हैं कि हम कई बार अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब अपने आप चीज को हम जानते सब कुछ है, ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि कई बार हम अपनी बात को ठीक ढंग से कन्वे नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन आंसर में भी ऐसा ही है सब्जेक्ट में कि जो हमने लिया उसको एक्सप्रेस ही तो करना एग्जाम में, और क्या उसको अल्टीमेटली यू हैव टू एक्सप्रेस कि ये चीज हमने ऐसे पढ़ी और हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है किसी तौर पे कि हमारे को ये लग जाता है कि जो है हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते और हमको ये लगने लगता है कि हम जो है भूल गए हैं सब कुछ या हमें कुछ याद नहीं। हमारा जो ब्रेन है उसका जो काम करने का तरीका ऐसा है कि वो ये कितना जो इसको इनपुट दिया है ना आपने, उसको कहीं ना कहीं जरूर आउटपुट देता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर अंदर लेता ही रहेगा और बाहर कुछ नहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं चीजें ये है कि ये कहा जाता है कि रिपीटिशन 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 से चीजें कुछ मेमोरी में परमानेंट हो जाती हैं। तो इसलिए ये टीचिंग में कहा जाता है कि आप जो भी कुछ चीजों को जो रिटेन रखना चाहते हैं उनको बार बार रिपीट करिए ताकि वो थोड़ा सा आपको ज्यादा समय तक आप उनको रिटेन रख पाएंगे। बाकी अल्टीमेट ये है कि देखिए अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है। कई बार एक्सप्रेसिव हम नहीं हो पा रहे हैं तो वो चीजें उनको ठीक करने के हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। वो टीचर को समझना चाहिए कि अगर बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं है तो आप उसको किस तरह से उसका आउटपुट ले सकते हैं। और देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम, जैसे मैंने पहले बताया, नई एजुकेशन पॉलिसी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत खामियां हैं और उन्हीं में से एक खामी ये भी है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक पेज पे लिखे हुए को ही अल्टीमेट मानते हैं कि जिन वर्ड्स को बच्चे ने लिख दिया वही अल्टीमेट है। बाकी हमको नहीं पता कि उसकी क्या नॉलेज है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या समझ पाया नहीं समझ पाया, वो एक अलग चीज है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस भी बच्चे की ये प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं ये है कि उसको अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनाना चाहिए। वो भूल नहीं रहा है, चीजें अपने आप टाइम के साथ याद आती हैं। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, अगर उसका टीचर ने क्लास में उसको समझाने के बाद उसको समझ में आ गया है तो वो कहीं ना कहीं जो है ठीक है उसके लिए। और आप अगर आगे देखेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी में तो ये चीज इसी चीज को स्क्रैप किया गया है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको कहाँ आप अप्लाई कर पाते हैं, लिखना नहीं है, आप उसको अप्लाई कहाँ कर पाते हैं। आप देखिए किसी ने लाइट को स्टडी किया, लाइट को स्टडी करने के बाद उसने ये बता दिया कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऐसा होता है। सिंपल सी तो बात है कि रिफ्लेक्शन में टकरा के वापस आती है, रिफ्रैक्शन में थोड़ा डेविएट हो जाती है। लेकिन इस कहानी को अगर हम यहीं खत्म कर देते तो ना तो आज हमारे पास माइक्रोस्कोप होता, ना लेंस होता, ना कुछ और होता, बस वहीं खत्म हो जाती उसको लिख के। तो आप सोचिए कि ये बात अगर कोई एक्सप्रेस नहीं भी कर पाया लेकिन उसने एक माइक्रोस्कोप बना दिया, अगर उसका अंडरस्टैंडिंग था तो कहाँ उसको जरूरत पड़ी इस चीज की कि उसको ये सब लिखने की जरूरत थी। तो ये एनईपी में इस चीज के ऊपर डेवलप स्किल जो है कि आपको अप्लाई करना है चीजों को, अंडरस्टैंडिंग जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है बच्चों के साथ धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगी। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो कहीं काफी हद तक आप ठीक है। बिल्कुल सर इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इसी पॉइंट के ऊपर आकर आपकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो तो आप एक चीज को डिफरेंट नजरिए से देखते हो, उसका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है।
जैसे कि आपने बताया कि बच्चा याद नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो मेन कारण है कि वो उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, दूसरे तक उस बात को कैसे पहुंचाए। तो यहाँ पर इन चीजों के अंदर सबसे जरूरी है कि जब वो स्पीच कंपटीशन के अंदर, डिबेट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो डिफरेंट मल्टीटास्किंग होता है, तो उसके अंदर ये स्किल्स डेवलप होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में ये स्किल डेवलप हो जाती है, जब सब चीजों में टाइम दिया जाता है तब चीजें डेवलप होती है। दूसरा मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि अगर आप भूल जाते हैं टाइम के साथ, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप उस चीज को डिस्कस करिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, या खुद से ही डिस्कस करिए कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, इस चीज का पीछे लॉजिक क्या है। कि आप लॉजिकल होने का प्रयास करिए, कि आपने कोई भी चीज देखी तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चीज के पीछे लॉजिक क्या है, हम ये चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या इस चीज को हम और किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जितना हो सके उस चीज को डिस्कस करिए, जितने क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन सही भी हो, कुछ गलत भी हो, लेकिन जितना आप डिस्कस करोगे उस चीज के बारे में, उतना आपको जानने को मिलेगा, उतना आप उसको सीखोगे, और उस चीज को रिटेन करने की आपकी पावर जो है, मेमोरी जो है, वो भी बढ़ जाएगी। सर अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड में एक सवाल रहता है कि मैं अपने बेटे का जो एडमिशन है आईआईटी में कराऊंगा, नीट क्लियर कराऊंगा, एमबीबीएस में करवाऊंगा, टॉप कॉलेज के अंदर करवाऊंगा। तो उनके माइंड में एक सवाल ये आया है कि कंपटीशन की तैयारी के लिए क्या क्लासरूम स्टडी सफिशिएंट है, या उन्हें कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर्स की तरफ देखना चाहिए। और कोचिंग सेंटर्स की तरफ देखना चाहिए तो कब बेस्ट ऑप्शन है, 11th 12th के साथ कराना चाहिए या बाद में कराना चाहिए? प्रदीप, आप बहुत बेहतर एग्जाम्पल हो इस चीज के, राइट। और हम आप एक बात, बार बार एक बात कहते भी, आप लोगों को भी कहते थे कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो बहुत स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है, राइट। और एनसीईआरटी जो बुक है वो हाईली के लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और पढ़ाने के लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। हर लाइन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत होती है। तो बच्चा अगर एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से मार्किंग करना सीख गया तो उसको कहीं, मेरे ख्याल से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं नहीं गए, आपके बहुत सारे जूनियर्स आपने देखा है कि उनकी आईआईटीज में बहुत अच्छी रैंक आ गई थी, लेकिन उन्होंने और रैंक को इम्प्रूव करने के लिए भले ही फर्दर फिर कोचिंग किया हो। तो वो तो डिपेंड करता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है। आप लोगों को भी पता है कि एक लिमिटेड सीट है आईआईटी के अंदर, और देश भर से लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। सिलेक्शन जो है वो कुछ हजार का ही होना होता है। तो कुछ हजार का जब सिलेक्शन होना होता है तो मान के चलिए कि जहां भी 10,000 बच्चे पेपर देंगे वहां एक या दो या चार का ही वहां सिलेक्शन होना है, राइट। और वो चार बच्चे यहाँ रह के भी दे सकते हैं, वो वहां रह के भी दे सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। वो पढ़ रहे हैं वहीं तक नहीं रखना है, उससे हमेशा थोड़ा सा एक कदम आके चल के सोचना है। मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि जितना आमतौर पे क्लास में टीचर एक नॉर्मल से नॉर्मल स्कूल में होता है, को डेरिवेशन पे छोड़ा, उसके 7 न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल्स खत्म करवा दिए। अगर बच्चा छोड़ने है ना, बच्चा 15 या 20 न्यूमेरिकल तक पहुंच गया, टीचर ने जिस लाइन पे छोड़ा था उससे 2 लाइन तक आगे निकल गया, नहीं लगता कि किसी भी तरीके की जरूरत है। दूसरा क्या होता है कि हर चीज के अपने पॉजिटिव है, अपने नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूं कि नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट की वो मिलेगी उसको डिटेल स्टडी करने से ही। आप मान के चलिए कि मैंने कोई भी टॉपिक एक्स पढ़ाया और मैंने उस एक्स टॉपिक को बिना डीप में जाए उसकी 6 ट्रिक्स बता दी कि आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको हर बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ जाएगा। अब बच्चा ना तो ये समझ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बच्चे को ये नहीं पता कि उसके बेसिक्स क्या हैं, तो फिर उस पढ़ाई का तो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं रहा। तो डिटेल स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा उसके बाद कोचिंग करे ना करे वो एक, और अगर कोचिंग सेंटर डिटेल स्टडी कोई, ऑफिसर आपकी राय?
हाँ प्रदीप, मेरा इतना ही कहना है कि देखिए, ऐसा है कि हम किसी एक एग्जाम्पल से सारी चीजें जर्नलाइज भी नहीं कर सकते, मेरा अपना मानना है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हर बच्चे को इस क्वेश्चन का ये है कि भाई हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका कोई एक हार्ड एंड फास्ट आंसर हमारे पास नहीं है। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब आप कितनी आपको किसी भी सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट की कितनी समझ आप 2 साल की 11th-12th में सब्जेक्ट की बना पाए हैं, इसका एनालिसिस या तो आपका कोई टीचर करे, या फिर आप खुद इतने अपना देखिए, सेल्फ एनालिसिस करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। और जिसको सेल्फ एनालिसिस आता है वो चीजों को बहुत जल्दी इंप्रूव करता है और अपने जो गैप्स हैं उनको बहुत जल्दी भर लेता है। ये हर स्टूडेंट के अंदर, हर आदमी के अंदर ये चीज होनी चाहिए। कई बार हम क्या है ना कि बिना मतलब अलग ही भ्रम में रहते हैं, हमको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है कि हम किस कैपेसिटी में है, हमारा क्या पोटेंशियल है, हम क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, सेल्फ स्टडी और डीप में नॉलेज का तो कोई है नहीं। अगर जिस बच्चे में नॉलेज की भूख है तो वो तो नेचुरल है कि उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही नई और डीप में चीजों को खोजता चला जाएगा। अब 11th-12th स्तर पे क्या होता है कि बहुत सी चीजें जो है, मतलब जब आप उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, मैक्सिमम स्कूलों में क्या होता है प्रदीप की मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। सबको तो पता है फिजिक्स में ये 5 नंबर का क्वेश्चन, ये 3 नंबर का, ये 2 नंबर का, इस तरह से तो ऑलरेडी वेल डिफाइंड चीजें, और उसी में साल भर रट्टा लगा के अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो फिर देखिए उस समय फिर आपकी समझ विषय को लेकर उतनी नहीं बन पाएगी जितनी एक कंपटीशन के लिए चाहिए होती है। तो अब आप 100 बच्चों की अगर बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि हमको नहीं पता कि किस बच्चे की समझ किस तरह से डेवलप हुई है, वो किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ा है 2 सालों में, कितना डेप्थ में जाके पढ़ा है। अक्सर तो क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन देंगे फिर उसका एक ट्रिक, उसको हिंट बता देते हैं। बच्चे को क्वेश्चन से फाइट करना बहुत बार कैसा होता है, बच्चे जो होते हैं आप जानते हैं कि क्वेश्चन को देख के ही एक इंट्यूशन आता है कि ये तो मुझे नहीं आएगा। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन को देख के ही, मतलब उसके बारे में सोचा भी नहीं, पहले ही लगने लगता कि ये तो नहीं आएगा, वहीं हार मान लिया हमने। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं जब अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा आपका जो से सेल्फ स्टडी, सेल्फ जितना आपने ज्यादा करोगे तो उसके बाद कहीं अपने आप को ही लगने लगेगा कि हाँ अब मुझे जरूरत है या नहीं है। क्योंकि कई बार जब आपको पढ़ाया कोई बताने लगता है ना, तो आपको लगता है इसको छोड़िए आप आगे चलिए और ये तो सब आता है मुझे। तो उस तरह का एनालिसिस अगर आपके पास है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे अब कोचिंग चाहिए या मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ अब आगे बढ़ने के लिए। सही बात है। इसमें एक बात और बोलूंगा मैं प्रदीप, कि अगर मान लो बच्चा कोचिंग नहीं कर रहा है तो फिर ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी करा रहा है उसके पैटर्न से उसको बहुत अच्छे से परिचित कराए। मान के चलिए अगर बच्चे का 1 साल निकल गया और उसको पैटर्न का ही नहीं पता चल रहा, उसको 12th में जाके पता चलता है कि भाई नीट के अंदर ऐसा कुछ पैटर्न आना है, इस तरह के क्वेश्चन आना है, फिर उसके रेगुलरली टेस्ट स्कूल के अंदर होने चाहिए, राइट। बार बार उसको उसी तरह के लेवल पे टीचर को ले जाके छोड़ना पड़ेगा। अगर टीचर ऐसा करवा पा रहा है तो फिर कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, और अगर स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर तो डेफिनेटली वो उस पैटर्न से ही परिचित नहीं हो पा रहा है जिस पैटर्न से उसको कंपटीशन का एग्जाम देना है, फिर तो उसको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। वो वही ट्यूशन वाला मामला है कि अगर स्कूल अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है तो फिर बच्चा दाएं बाएं जाएगा ही जाएगा, राइट। और एनटीए ने तो काफी, जब से एनटीए आया है तब से तो काफी उसको एनसीईआरटी ओरिएंटेड बना दिया है प्रदीप, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के क्लोज हो गया है अब एग्जाम। अब उससे बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलता है पेपर सेटर, उसी के साथ ही रहता है लगभग। बिल्कुल सर। सर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा इसमें। देखिए किसी भी बच्चे के लिए एक वेल डिफाइंड पाथ नहीं होता है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, उसकी सीखने की क्षमता अलग होती है, सीखने का नजरिया अलग होता है। तो हम ये इस बात को कॉमन नहीं कर सकते या एक पॉइंट नहीं रख सकते कि बच्चे को पढ़ाई के साथ कोचिंग नहीं करनी चाहिए या कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए।
वो सबसे पहले इन चीजों को पर जाने से पहले आपको अपने बच्चे का कैलिबर जानना होगा, पोटेंशियल जानना होगा कि आपका बच्चा क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। उसके ऊपर किसी चीज को थोपना उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बच्चे का पोटेंशियल पता हो कि क्या मेरा बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरी चीज, कंपटीशन एग्जाम्स की जब तैयारी करता है तो कोचिंग सेंटर्स का रोल क्या है। कोचिंग सेंटर्स आपको इजीली मेथड्स अवेलेबल कराता है, आपको ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर चीजों से अवगत कराता है कि पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की इजी ट्रिक क्या है कि आप कैसे सोल्व कर सकते हो, शॉर्टकट्स क्या है। इन डेप्थ नॉलेज अगर आपके पास किसी भी टॉपिक की है या आपका बेसिक क्लियर है टॉपिक का, तो आपके इन चीजों की जरूरत नहीं है शॉर्टकट सीखने की। और किसी भी चीज के अंदर एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए या गुड कमांड होने के लिए आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मान लीजिए आपको 21 से किसी को गुना करना है, आपको ये सिखा दिया कि 20 जमा 1 करके ट्रिक सिखा दी, लेकिन आपको बेसिक मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, तो उस ट्रिक का कोई फायदा नहीं है। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक किसी भी कोचिंग का या किसी भी इंस्टीट्यूट कुछ भी कराए उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा, हेमंत सर का जो पॉइंट था स्कूल से रिलेटेड, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया सर ने कि आजकल जो एनटीए आया है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं पिछले 2-3 साल से, वो एनसीईआरटी फोकस हो गया है पूरा का पूरा एग्जाम। तो स्कूल्स में एक चीज तो ये करवानी चाहिए कि एनसीईआरटी फोकस स्टडी होनी चाहिए, बच्चों की एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। दूसरी चीज, जिन भी कंपटीशन एग्जाम पॉसिबल है, जिनकी तैयारी बच्चों को करनी है, तो उससे रिलेटेड बच्चों को अवगत कराया जाए, टाइम टू टाइम बताया जाए कि भाई जैसे अभी जेईई मेंस के फॉर्म निकलते हैं तो स्कूल की तरफ से बताया जाए कि बच्चों के लिए जेईई मेंस के फॉर्म निकले हुए हैं जिसको फिल करना है। जेईई मेंस नहीं, इसी तरह अगर किसी को एनडीए का एग्जाम देना है, किसी को नीट के लिए एग्जाम देना है या किसी अदर सर्विसेज के लिए एग्जाम देना है, तो स्कूल के अंदर अगर एक वेल डिफाइंड पैटर्न है, उसको इस चीजों के बारे में पता है कि ये चीजें पॉसिबल है, तो उनकी तैयारी कर सकता है। हमारे समाज की या हमारी सोसाइटी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो बच्चों को ये नहीं पता है कि उसको करना क्या है। वो चीजों को कर सकता है लेकिन उसको उसके डायरेक्शन नहीं पता, पाथ नहीं पता कि वो कैसे करें या क्या होता है इसके अंदर। अगर ये डायरेक्शन उनको मिल जाए तो वो कर सकते हैं, कैलिबर है उनके पास। सर अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 12th करने के बाद बेस्ट ऑप्शन क्या है। पहला तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि बच्चा किस स्ट्रीम से 12th कर रहा है, राइट। दूसरा, पेरेंट्स को एक बात समझना होगा, क्योंकि नॉन मेडिकल पढ़ने वाला बच्चे का पेरेंट्स जो है वो एक बात मान लेता है कि आईआईटी ही बेस्ट है, राइट। इसी तरह से मेडिकल पढ़ने वाला पेरेंट जो है वो जी जान लगा देता अपने बच्चे के लिए, मेरे बच्चे का कहीं भी एमबीबीएस के अंदर सिलेक्शन हो जाए। प्रदीप, ये जो सोच है ना, ये बहुत घातक सोच है उस बच्चे के लिए भी। हर बच्चा आईआईटी के लिए नहीं बना है, हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए नहीं बना है, हर बच्चे के अपने अलग टैलेंट है, हर बच्चे का अपना प्रतिभा है, हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट है। जबरदस्ती उसको अगर आईआईटीएन बना भी, आप भी जानते हो कि अगर बहुत सारे बच्चे आईआईटी चले भी जाते हैं तो क्या सभी बच्चे सक्सेस हो जाते हैं आईआईटी पास होके? सभी नहीं होते। बहुत सारों को जॉब भी नहीं मिल पाती है। बहुत सारे, मतलब आईआईटी में जाना कोई सफलता की गारंटी नहीं है। और एक बच्चा जो है उसका इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट था, हिंदी में इंटरेस्ट था, वो हिंदी का लेक्चरर बन गया, हिंदी की किताबें लिखने लग गया, हिंदी का राइटर बन गया वो। तो ये सारा खेल इंटरेस्ट का खेल है। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में आप चले जाओगे तो आप सफल हो जाओगे, क्योंकि सफलता डिग्रियों से नहीं मिलती है। एक बच्चा आईआईटी की डिग्री ले पाया, उसकी सफलता की गारंटी नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयर को खुश कर पाएगा। मानते हो, वो जब उसकी टेबल पे जाके बैठेगा वो उसको रिजेक्ट कर देगा कि नहीं, तुम्हारे अंदर मुझे ऐसा कोई एबिलिटी नहीं दिख रहा कि मैं तुम्हें अपने यहाँ पोस्ट दूं, राइट। ऐसा ही मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो अगर एक एमबीबीएस में चला भी गया वो, और उसका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज के अंदर, वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, वो कहीं भी सफल नहीं हो पाएगा अपनी फील्ड के अंदर। तो सारा खेल इंटरेस्ट का है, ऐसी कोई लाइन नहीं है। लेकिन एक बात जरूर होना चाहिए कि हर बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ किसी एक लाइन के साथ साथ दूसरी लाइन की तरफ जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी लाइन का सीधा सा मतलब है कि एक बच्चा मान लीजिए आईआईटी ही कर रहा है, तो उस आईआईटी करते करते उस बच्चे को अपने लिए दूसरे विकल्पों पे भी विचार रखना चाहिए कि अगर यहां मैं नहीं जा पा रहा हूं तो मैं फिर कहां जाऊंगा।
एक बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको पता है कि कितना ही आप एजुकेशन ले लीजिए, कहीं भी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो अगर आप चारों तरफ की चीजों को ध्यान रखोगे ना, तो फिर आप सफल हो जाओगे। एक लाइन खींच के बहुत बार असफलता भी मिलती है। तो मेरा मानना है कि कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि आपको उसी लाइन के ऊपर चलना है और वहां जाके गारंटेड आप कुछ ना कुछ बन जाओगे, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी में वहां नहीं कर पा रहे, फिर वो टीचिंग में भी आना पड़ता है, फिर राइट, बहुत सारी आपने भी देखा है। तो टीचर बनना है तो टीचर तो आपको पता है कि एक अलग पैटर्न से भी बना जा सकता था, लेकिन पेरेंट्स उसको आईआईटी में पहुंचा के टीचर ले आया, जबकि टीचर बनने का एक और बहुत आसान प्रोसेस भी था उसकी तुलना के अंदर। तो मेरा मानना है कि ऐसा कोई लाइन नहीं है, और पेरेंट्स को भी इतना रिजिड नहीं रहना चाहिए अपने बच्चे को लेकर। कई बार होता है पेरेंट्स की, भाई एक बार नहीं हुआ दोबारा अटेम्प्ट कर ले, तीसरा अटेम्प्ट कर ले। अरे भाई बच्चे से पूछ लो, बच्चा भी दबाव में भरता रहता, नहीं अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा। वो बहुत प्रीसियस टाइम खर्च कर रहा है अपना। तो सबको मिलजुल के ही एक तालमेल बनाना पड़ेगा इस चीज में, राइट। बिल्कुल। मैं जो है इसमें बस थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो प्रश्न है ना कि क्या करें, देखिए इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप मेरे से पूछोगे कि आप क्या करें, तो ये एक अपने आप में बड़ा स्ट्रेंज सा क्वेश्चन है कि क्या करें। देखिए हमारा जो फिलहाल जो स्ट्रक्चर है ना हमारी जो सिस्टम का, वो लास्ट में जाके एक नौकरी पे रुकता है। चाहे आप आईआईटी करिए, चाहे आप कुछ भी करिए, लेकिन अल्टीमेटली आपकी जो डेस्टिनेशन है वो एक नौकरी है। जो अब शुरू में लोग, हर आदमी एक व्हाइट कॉलर जॉब के लिए भागता है कि आईआईटी, आईएएस, आईपीएस इस तरह की नौकरी मुझे मिले, हर आदमी ये चाह रहा है। उसके बाद उससे अगली, फिर उससे अगली, मैं क्या बनूंगा। ये देखिए अजीब सा क्वेश्चन है। आप इतना बता दीजिए किसी भी बच्चे को कि भाई अब आईएएस नहीं बन पाया तो वो क्या करेगा, नौकरी नहीं मिली। अल्टीमेटली जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, इसलिए देखिए ये जो गवर्नमेंट का जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें बार बार ये कहा गया है कि जो नौकरी ओरिएंटेड माइंडसेट है आपका, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। एक आदमी आईआईटी करता है फिर आईएएस का एग्जाम देता है। ऐसे बहुत लोग आपने देखे होंगे कि आईआईटी वाले लोग बहुत आईएएस के लिए फाइट करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आता है इससे कि कहीं ना कहीं हमको नौकरी चाहिए, वो चाहे क्लास 1 है, चाहे क्लास 2 है, चाहे क्लास 4 है। जिस दिन हमारा ये माइंडसेट खत्म होगा कि, और देखिए ये कोई, अब आप इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है। आप ये कहें कि नहीं इसको छोड़िए मत करिए नौकरी, तो फिर क्या करेंगे आप, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। तो अब गवर्नमेंट का जो फोकस है एनईपी में वो ये है कि आप खुद से ऐसे एंटरप्रेन्योर बनिए, अपना काम करिए, खुद से नए इनोवेशंस करिए और नया एक डिजाइन थिंकिंग करिए, नए तरीके से आप कुछ करिए सोसाइटी के लिए। आप लोगों को नौकरी दीजिए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप कुछ कर पाएंगे। तो देखिए आने वाले समय में ये चीजें बदलेंगी, ये जो सोच है ये बदलेगी कि मैं क्या करूं। आप अपने आप अगर ये चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट हुई तो आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके जो इनोवेशंस हैं, उनके लिए आपको मौका मिलेगा और आप बहुत कुछ कर पाएंगे। बाकी तो चीजें ये है कि अपना पोटेंशियल जान के और आप अपने आप ही डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है। बिल्कुल ओपी सर, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो हमारी समाज से दूर है, वो है ये विज्ञापन। इस विचारधारा सोच के पीछे जो सबसे बड़ा उदाहरण है ये विज्ञापन है कि अखबार के अंदर एक हेडलाइन आती है कि आईआईटी दिल्ली के लड़के के लगी 1.5 करोड़ की नौकरी। तो जो लोगों का माइंडसेट जो बन गया है वो ये बन गया है कि आईआईटी में जाने के बाद या एमबीबीएस करने के बाद लोग जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते ही होते हैं लाइफ के अंदर। लेकिन आप उस प्रोपोर्शन को देखिए, वो एक बच्चे की जॉब लगी है, वो यूएस के अंदर लगी है, वो भी डॉलर को अगर रुपए में कन्वर्ट करने के बाद लगी है। एक्चुअल क्या है हम उस चीज को नहीं जान पाते, लेकिन वो एक आकर्षण का केंद्र है, लुभावने का केंद्र है कि हमारे समाज की जो सोच है या लोगों की जो मेंटलिटी है कि मैं तो अपने बेटे को आईआईटी करवाऊंगा, एमबीबीएस करवाऊंगा,
इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, जो हेडलाइंस वो पढ़ता है कि मुझे 1.5 करोड़ की नौकरी लग गई, ये लग गई, या उनके मन में जो माइंड है कि अगर कोई बच्चा आईआईटी में एडमिशन ले लिया या आईआईटी कर ली तो सक्सेसफुल हो ही गया। देखिए ये आपकी बहुत गलत सोच है। अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो मैं खुद आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ, और आईआईटी के अंदर जरूरी नहीं है कि सब पढ़ने वाले बच्चे सक्सेसफुल हो। आपको सब तरह के बच्चे मिलेंगे, कुछ इंटरेस्ट रखते भी हैं, कुछ इंटरेस्ट बाकी चीजों में होता है, कुछ इवन आईआईटी के अंदर जाने के बाद बच्चे काफी सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। कोई पेंटिंग में जा रहा है, कोई लिटरेचर के अंदर भी जा रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है। अगर आप मूलभूत तौर पे देखोगे तो वो उसका फील्ड नहीं है, लेकिन वो हर चीज को एक्सप्लोर कर रहा है उस चीज पर जाने के बाद। तो क्या करना चाहिए, किसी स्टूडेंट के लिए कोई एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि उसको ये करना चाहिए, उस लाइन में जाना चाहिए। हमारे साथ क्या हो रहा है कि आज के दिन सब भेड़चाल चल रहे हैं कि वो ये कर रहा है तो मुझे भी वो करना चाहिए। मेरे दोस्त ने साइंस ली, मैं भी साइंस लेता हूँ। मेरे दोस्त ने डीयू में एडमिशन ले लिया, मैं भी डीयू में एडमिशन ले लेता हूँ, मेरा भी। हम अपना खुद का पोटेंशियल, कैलिबर और इंटरेस्ट को ढूंढने की बजाय दूसरों को फॉलो कर रहे हैं। देखिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आपका बच्चा यूनिक है, उसका टैलेंट यूनिक है, वो एक फील्ड के अंदर बेहतर कर सकता है, लेकिन अगर उस फील्ड को एक्सप्लोर नहीं करेगा तो बेहतर नहीं कर पाएगा। इस चीज के अंदर स्कूल वाले भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जिस तरह के विज्ञापन स्कूल्स की तरफ से आते हैं कि हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं, हमारे बच्चे ने ये अचीव कर लिया, हमेशा हमें सेकंड ऑप्शन को हाथ में रख के चलना चाहिए कि अगर मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या। आज के दिन एक जो बड़ा पॉइंट बन गया, वो बन गया मेंटली स्ट्रेस। हमारा जो बच्चा है वो इतना मेंटली प्रेशराइज्ड हो चुका है आज के दिन, इतना मेंटली दबाव के अंदर, मानसिक दबाव के अंदर है कि अब मैं अगर ये नहीं कर पाया तो क्या है। आपने देखा होगा कि सुसाइड के जो केस है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं यंग एज के अंदर, और इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं पेरेंट्स, स्कूल, आसपास का कल्चर, समाज क्या सोचेंगे, ये मेंटली उस चीज के लिए जिम्मेदार है। तो आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। जिस बच्चे के अंदर कुछ करने का कैलिबर है, जिस फील्ड में कर सकता है, डेफिनेटली वो उस फील्ड में कुछ करेगा। किसी भी चीज को उसके ऊपर थोपिए मत। इसमें एक बात और है प्रदीप, कि जैसे आपने कहा कि एक बच्चे को 1.5 करोड़ का जॉब मिल रहा है आईआईटी करके, तो पेरेंट्स बड़ा आकर्षित हो जाता है। और हर माँ बाप सोचता है मेरा बच्चा साइंस ले रहा है तो आईआईटी की तैयारी करे, एग्जाम दे। हर पेरेंट्स सोचता है एमबीबीएस का एग्जाम दे और उसको क्रैक करे। लेकिन मान लीजिए नीरज कुमार ने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता, हर माँ बाप अपने बच्चे के हाथ में भाला नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स अपने बच्चे के फिजिकल हेल्थ से तो परिचित है, उस फिजिकल हेल्थ को देख के उसको पता है कि वो शायद नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उसके मेंटल हेल्थ को एनालिसिस नहीं कर पा रहा है। और मेंटल हेल्थ को एनालिसिस इसलिए भी नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स में स्पेशली होता है कि बच्चे को, जो हर बच्चे को नर्सरी से लेके 8 तक 90%, 99, 95 ये जो मार्क्स दिए जा रहे हैं ना, और अब तो 10th में सीबीएसई ने भी कर दिया, अब ये जो नंबर बांटे जा रहे हैं, उस नंबर से कभी भी पेरेंट्स अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा कि मेरा बच्चा एवरेज है या कमजोर है। अब आपको पता है कि जो बच्चा एवरेज है उसके 80% नंबर आ जाते हैं, थोड़ा सा ठीक है, जिसके 60, 70, 80 आना चाहिए था वो अब 90 प्लस चला गया, जिसका 80, 85 आना था वो 95 पे पहुंचा दिया। अब बच्चे का जब 95 नंबर आ रहा है तो माँ बाप के मन में तो एक वहम समार हो गया कि मेरा बच्चा तो क्रैक कर जाएगा एग्जाम के अंदर। और ये सारा खेल बोर्ड ने स्पेशली बहुत डिस्टर्ब किया है इस चीज को। मार्क्स की जो दौड़ है, मार्क्स बांटने नहीं चाहिए, स्कूल को भी नहीं बांटने चाहिए और सीबीएसई को भी नहीं बांटने चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रदीप, हमें ओवर भी करना पड़ेगा ये मीटिंग, क्योंकि अब हमारे जो व्यूअर 2 घंटे से जुड़े हुए हैं वो अब जाने लगे, अब 5 से 7 ही बचे हैं, तो शायद फिर कभी हम 2, 4, 5 मिनट के अंदर इसको आप कवर अप करिए। ठीक है प्रदीप? बिल्कुल सर, मैं खत्म करता हूँ। हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर से कुछ क्वेश्चंस को उठा लेता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट लगते हैं मेरे को। हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया विवेक कुमार से कि आई एम नॉट टू मच रोल अराउंड फ्रॉम द वर्ड्स, कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ओपी सर इस चीज को पहले ही कवर कर चुके हैं कि अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, और इसमें मैंने भी बताया था कि आप डिस्कशन करिए, दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से इस चीज को क्यों कर रहे हैं, तो आप इसका एक समाधान ढूंढ पाएंगे। उसके बाद अरिन यादव का एक क्वेश्चन आया कि हाउ टू मैनेज स्टडी आफ्टर ट्यूशन एंड स्कूल। तो अरिन, इसका जवाब शायद ये हो सकता है कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप दोनों चीजों को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आपका स्कूल आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है?
कि आप उन चीजों को स्कूल के अंदर ही कवर कर सके, तो सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आपको ट्यूशन की जरूरत क्यों है। आपने अगर ट्यूशन का फाइंड आउट कर लिया कि आपको ट्यूशन की जरूरत है, तो फिर इसका मतलब आपका स्कूल सही नहीं है। तो आपको स्कूल से सवाल करना पड़ेगा कि या तो आपको स्कूल चेंज करना चाहिए या फिर आपको स्कूल में इंप्रूवमेंट कराना चाहिए कि फैकल्टी फैसिलिटी क्यों नहीं है, इन सब के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ये सवाल सर मैं हेमंत सर से पूछना चाहूंगा। केडी यादव से एक सवाल आया है कि प्लानिंग करता हूं कि मुझे आज क्या क्या करना है, इस वीक का टारगेट भी कर लिया क्या करना है, लेकिन उसका आउटपुट जो है, रिजल्ट है, वो 50-60% ही कर पाता हूं मैं। नहीं, इसको कैसे बढ़ाया जाए? मैं केडी जी से ये कहना चाह रहा हूं कि केडी जी, आप कुछ दिन पढ़ाई की प्लानिंग मत करो, आप किसी और चीज की प्लानिंग करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। राइट, आप ये प्लानिंग करो कि आप मुझे अगले एक सप्ताह डेली 5 बजे घूमने के लिए जाना है और 6 बजे आगे 6 से 7 टीवी देखना है और 7 से 8 मुझे ये काम करना है, मुझे खाना करना है, 9 से इसके बाद मुझे अपने दोस्तों से फोन पे बात करना है। केडी जी, आप 100% अपनी प्लानिंग को फॉलो कर पाओगे। राइट, सारा मैटर इंटरेस्ट का ही है। आप जब इंटरेस्ट बनाओगे, जिस भी चीज में इंटरेस्ट बनाओगे, उसी चीज में आपकी प्लानिंग सक्सेस होगी। दूसरा, मान लीजिए पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं भी बन रहा, तो आप एक, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है कि कोई बच्चा ये सोचता है, टीचर भी बार बार बोलता है, पेरेंट्स भी, मॉर्निंग में उठ के पढ़ना चाहिए। अब मॉर्निंग में आमतौर पे बोलते हैं भाई 4 बजे उठ जाओ आप लोग। एक बच्चा उठता है 6:30 बजे, तो उसको 4 बजे नहीं उठना है, अगली बार उसको अगली बार 6 बजे उठने की प्रयास करना है। वो कुछ दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने 6 बजे उठेगा। 6 महीने जब 6 बजे उठेगा तो उसके बाद वो धीरे धीरे 5:30 बजे के ऊपर आएगा। फिर वो धीरे धीरे 6 महीने के अंदर 4 बजे भी उठने लग जाएगा, उसका हैबिट बन जाएगा। यही काम आपको करना है कि एकदम से अपने ऊपर बहुत ज्यादा वजन मत डालिए कि मैं एक ही दिन में सब कुछ कर पाऊं। आप पहले आधे घंटे का टाइम टेबल बना लीजिए, 20-20 मिनट का बना लीजिए। जब आप उसको इंप्लीमेंट करने लग जाओ तो फिर आप उसको 30 मिनट पे लेके आइए, वरना ये प्लान ऐसे ही सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल चलता रहेगा आप लोगों का। राइट, अगला सर मैं ओपी सर से पूछना चाहूंगा। विवेक का सवाल है कि हम इंप्रूवमेंट को चेक कैसे कर सकते हैं कि हम इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सर देखिए, इम्प्रूवमेंट जो है ये एक बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप रोज आप अपने जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आप उसको मन लगा के करते जाइए। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप इम्प्रूवमेंट एक ऐसी चीज है कि जो कि आप एकदम से उसको बहुत जल्दी देख नहीं सकते कि आज आपने कुछ किया कल ही आप उसको देख पाए। इम्प्रूवमेंट एक स्लो प्रोसेस है और इस प्रोसेस में क्या है कि थोड़ा टाइम लगता है। तो आप धीरे धीरे जो भी आप काम कर रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन का और अभी जो एक पहले क्वेश्चन पूछा गया कि मैं कम रिजल्ट दे पा रहा हूँ या मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, ये एक ही बात है दोनों। अगर एक बच्चा पूछ रहा है कि मैं कर रहा हूँ फिर भी 50-60% मुझे मिल रहा है, या मैं कैसे इंप्रूव करूं, कहने का मतलब ये है कि देखिए इम्प्रूवमेंट हो या कोई भी चीज आप देख पा रहे हैं, आप इंस्टेंट रिजल्ट्स की तरफ मत जाइए। पहले आप पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होइए, उसको पूरी तरह से मन लगा के तन उससे कीजिए और बहुत जल्दी जल्दी आप रिजल्ट्स की तरफ मत दौड़िए कि अभी मेरा ये आ गया, अभी मेरे एकदम से 80 आना चाहिए या मैं कितना इम्प्रूव कर पाया हूँ। ये एक ऐसा ग्रेजुअल प्रोसेस है इम्प्रूवमेंट का, या धीरे धीरे मार्क्स को बढ़ाना हो या आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो या कुछ भी चीज जिसको आप डेवलप करना चाहते हैं, वो एक बहुत स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए कोई एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आपकी पढ़ाई अगर ठीक नहीं हो रही है, आपका रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं है, आपका एनवायरनमेंट है, आपके टीचर्स हैं, आपका स्कूल है, बहुत सारी चीजें हैं, आपकी हेल्थ है, आपका कंसंट्रेशन है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो आपको क्या है कि धीरे धीरे उन फैक्टर्स पे काम करना है, उनको ढूंढना है कि जो आपकी चीजों में रुकावट पैदा कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे जब आप उन बैरियर्स को खत्म करते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली आप एकदम से लीनियरली इंप्रूव करना शुरू करें। थैंक यू सर, थैंक यू हेमंत सर, थैंक यू ओपी सिंह सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और कुछ सवालों का जवाब दिया। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी दर्शकों को भी, जो भी हमारा सेशन देख रहे थे,
हमारे सवालों के जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। टाइम की बाउंडेशन को देखते हुए मैं और सवाल नहीं पूछ पाऊंगा, अब काफी टाइम हो गया हम लोगों को भी बात करते हुए। आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उनका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारे पास काफी ज्यादा सवाल हो गए तो फिर हम एक सेशन और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि कितने सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं। तो इसी के साथ में सर आप दोनों का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सभी का। ओके सर, थैंक यू। ठीक है धन्यवाद।